ठीक है, सो बहुत सारी डिटेल्स हैं, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं, सारी छोटी छोटी चीजों पे हम ध्यान देंगे, तो ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक से, जोसा बेसिक डिटेल्स। ठीक है, सबसे पहले पहला पॉइंट जो हमारा रहेगा, जोसा के बारे में बेसिक डिटेल्स हम हासिल करेंगे, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो ये सारी चीजें थोड़ा गहराई में समझते हैं, जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही अच्छे से हम चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। जोसा बेसिक डिटेल्स होता क्या है सबसे पहले, तो ये जोसा क्या, ये है क्या है जोसा, किसी को फुल फॉर्म पता है क्या होता है? हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, कुछ कुछ जो है थोड़ा थोड़ा तो रिसर्च करके आए। जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, इसका मतलब क्या, नाम तो काफी खतरनाक है। क्या है इसका मतलब? जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी क्या होता है ये? ऐसी अथॉरिटी जो क्या करेगी, कुर्सी देगी। ठीक है, सीट एलोकेट यानी कुर्सी देगी। ठीक है, पर ये काम कैसे कर रहा है? देखो होता ये था, क्यों ये जॉइंट वर्ड है, क्यों ये कैसे ये काम कर रहा है। हमारे टाइम पे आज से कई साल पहले सारे कॉलेजेस का अलग अलग सीट अलोकेशन होता था, सारे कॉलेजेस अपने लेवल पे सीट्स देते थे। ठीक है, आईटी अपना अलग कर रहा है, एनआईटी अपना अलग कर रहा है, कोई और दूसरा कॉलेज अपना अलग तरह से कर रहा है। पर फिर सरकार ने बोला कि नहीं, चलो ऐसा नहीं, मजा नहीं आ रहा है इसमें, तो सरकार ने बोला कि एक ऐसा जोसा ये बनाएंगे। ठीक है, और ये सबको सीट एलोकेट करेगा, सबको मतलब बहुत सारे कॉलेजेस को जिनके अपन बात करने वाला है। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहिए कौन से कॉलेज मिलते हैं इससे। ठीक है, तभी तो सीट भरेगा, तो ये बताना चाहिए कौन से कॉलेज मिलते हैं। तो जोसा से कौन से कॉलेजेस से हमें सीट मिलती है, सबसे पहले ये देखते हैं कौन से कॉलेजेस है, जानकारी किसी को? ओके, सबसे पहले आईआईटीज। कितने आईआईटी हैं? कितने आईआईटी हैं? 21 + 2, ठीक है 23 आईआईटी। चलिए 23 आईआईटी है इस साल। ठीक है, बहुत ही बड़ा चेंज, बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज। ठीक है ना, पर बड़ा चेंज जो पहले, इससे पहले कभी नहीं था। आईएससी को भी जोसा में जोड़ा गया है, जो पहले कभी नहीं होता था। पर आईएससी के भी 4 प्रोग्राम्स हैं, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, 4 ऐसे प्रोग्राम्स आईएससी ने नए लॉन्च किए जो जोसा के थ्रू जिनका सीट एलोकेशन होगा। ठीक है, तो 24 ही हो गए। इसके बाद और क्या होता है? एनआईटी। ये कितने भाई? क्या चिन्ह है? एनआईटी है अपने 32, 31 है, पर एक ट्रिपल आईटी शिवपुर है, उसको भी इसी कैटेगरी में बोला जाता है, तो ये उसको मिला के 32 हो गया। फिर अगला ट्रिपल आईटी, ये क्या है? तो आईटी ऐसा ही है, एक और आई लगा दिया बस। ये क्या होता है? हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दीज आर स्पेसिफिक कॉलेजेस फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, उसके लिए स्पेसिफिक है। तो ये 26 करीब ट्रिपल आईटी है भारत में, और उसके अलावा जीएफटीएस। ठीक है, और भी है, पर उनका ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड बैंगलोर, पॉइंट टू नोट, ट्रिपल आईटी हैदराबाद और बैंगलोर का ये एडमिशन इससे नहीं होता है, जोसा से नहीं होता है। ठीक है, उनका अलग रहता है। जीएफटीएस, ठीक है, ये क्या होता है? हाँ, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये भी काफी सारे हैं, इस बार और बढ़ गए हैं थोड़े। ठीक है, तो ये भी ऐसे कई सारे और कॉलेजेस हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। इन सारे कॉलेजेस का एडमिशन होता है इसी जोसा के थ्रू। ठीक है, कुल मिला के टोटल मिला के 138 कॉलेजेस हो रहे हैं, सबका एडमिशन इसके थ्रू होता है। एक ही तरह से अपने चॉइस फिलिंग करनी है, इनमें से कोई भी कॉलेज चाहिए हो तो। अच्छा, अब ये 138 कॉलेज हो गए, तो पहले अपन एकेडमिक प्रोग्राम समझते हैं, ताकि स्ट्रक्चर्ड वे में आगे जाएंगे, ताकि चीजें समझ में आए अपने को। अब ये 138 कॉलेज हैं, हर कॉलेज में बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग, हर कॉलेज में अलग अलग। मान लेते हैं हर कॉलेज में मतलब ऑन एवरेज 9 डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो 138 कॉलेज हैं, और हर कॉलेज में ऑन एवरेज तुम्हारे मान लो 9 डिपार्टमेंट है। तो टोटल कितने डिपार्टमेंट सारे कॉलेज में मिला के कितना होगा लगभग? क्या भाई, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बोल तो नहीं है? अब तो एग्जाम हो गया है, अब क्यों याद रखने की जरूरत है? कितना हुआ? 1242, ठीक है, जो भी है, ठीक है ना, 1200 ले लो। सो ये 1200 हमारे डिपार्टमेंट्स हुए, इनको हम बोलते हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स। कहीं पे भी तुम्हें जोसा की साइट पे या उसके ब्रोशर में, बिजनेस रूल्स में कहीं पे दिखेगा एकेडमिक प्रोग्राम, उसका मतलब ये है, एकेडमिक प्रोग्राम मतलब ब्रांच और कॉलेज का कॉम्बिनेशन, है ना। कि भाई आईआईटी कानपुर में केमिकल ब्रांच, ये एक एकेडमिक प्रोग्राम है। एनआईटी सूरतकल में सिविल ब्रांच, ये एक एकेडमिक प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये कॉलेज और ब्रांच का कॉम्बिनेशन, इसको एकेडमिक प्रोग्राम बोलते हैं। ऐसे करीब 1000-1200 एकेडमिक प्रोग्राम्स कुछ होंगे, ठीक है, जो मेंशन्ड रहते हैं वहां पे, जो हमें इससे मिल रहे हैं जोसा के। पर अब इनमें सीटें कितनी है? सीटें 1200 प्रोग्राम, 1200 पकड़ लेते हैं, ठीक है, 1200 प्रोग्राम्स, सीटें कितनी है इसमें? अगेन सब में अलग अलग होगी, जो हमें मिलेगा जानकारी सीट मैट्रिक्स से।
जो सीट मैट्रिक्स है उससे हमें इसकी जानकारी मिलेगी। ठीक है, सीट मैट्रिक्स को अपन देख सकते हैं, हर कॉलेज में हर ब्रांच में बताएगा कितना है। पर ठीक है, उदाहरण के तौर पे बस समझने के लिए, मान लो 1200 प्रोग्राम्स से 1200 प्रोग्राम्स में से हर प्रोग्राम में मान लो 100 सीट्स हैं, तो टोटल कितनी सीट हुई भाई? नहीं है नवा? हाँ यस, तो 1.2 लाख। ठीक है, 1.2 लाख। ओके, तो 1.2 लाख सीट हो गए सब मिला के, सारे कॉलेजेस का सब कुछ। ठीक है, ऐसे ये काम करता है, ये ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर ढांचा। अब इसको अपन डिटेल में ब्रेक करके पढ़ेंगे, पर ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप, ठीक है, अगर कर लिया होगा ऑलरेडी बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत अच्छा है, नहीं किया तो इसको जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा कम है इस बार। ठीक है, ओके, स्टेप 1, सबसे पहले क्या करना है भाई चिन्मय? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन। किधर करेगा रजिस्ट्रेशन? हाँ, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑन जोसा वेबसाइट, जोसा के वेबसाइट पे, पोर्टल पे जाके अपने को रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए? जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर। तो आज ही जाके, अगर नहीं किया जिसने, आज ही जाके रजिस्ट्रेशन कर लो, जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के। ठीक है, पता लग जाएगा कि वो पोर्टल दिखता कैसा है। उसके बाद क्या करना है वो अपन देखते हैं, पर ये चीज करनी है, इसके लिए कोई जो है इसके लिए कोई पैसा वैसा नहीं लगता है। ठीक है, ये सब फ्री है, चॉइस फिलिंग वगैरह सारा फ्री है। ठीक है ना? तो ये चीज फुर्ती से कर लेनी है। ये हुआ हमारा पहला स्टेप, और ये जोसा का बेसिक डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। जोसा का तो समझ गया जोसा क्या है। नेक्स्ट चीज अब अपन समझते हैं, एक और चीज जो आगे बढ़ने से पहले समझना जरूरी है, जो कि है कैटेगरी के बारे में जानकारी, कैटेगरी डिटेल्स। ठीक है, इसको भी थोड़ा बारीकी से समझना जरूरी है भाई, कैटेगरी के बारे में डिटेल्स। इसका मतलब क्या है? अच्छा, कैटेगरी भी दो तरह की होती है। कैटेगरी भी दो तरह की होती है, पता है? एक होता है स्टूडेंट कैटेगरी, स्टूडेंट कैटेगरी, और एक होता है टीचर कैटेगरी। चलिए, सीट कैटेगरी। बुद्धिजीवी, सीट मिलेगी ना? ठीक है, सीट कैटेगरी, स्टूडेंट कैटेगरी और सीट कैटेगरी, इन दोनों में क्या फर्क है? ये तो सेम ही है दोनों। क्या होंगे यार, कुछ फर्क है क्या? क्या होता है ये स्टूडेंट कैटेगरी, सीट कैटेगरी? अच्छा, स्टूडेंट कैटेगरी तो पता है तुम्हें, स्टूडेंट कैटेगरी जानकारी है। ये क्या होता है भाई? सबको अपना कैटेगरी पता होगा। क्या होता है स्टूडेंट कैटेगरी? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल ईडब्ल्यूएस, ये 5 रहती हैं। ठीक है, ये है स्टूडेंट कैटेगरी, ये तो सबको अपना पता है। ठीक है, कैसा नहीं पता है? ओके, फिर सीट कैटेगरी। सीट कैटेगरी ऐसा ही होता है, पर थोड़ा फर्क है, उसको समझना जरूरी है। सीट कैटेगरी में ओबीसी आएगा, एससी आएगा, एसटी आएगा, जनरल ईडब्ल्यूएस आएगा, ये चारों वैसे के वैसे आएंगे। पर सीट कैटेगरी में जब अपन ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखेंगे या सीट देखेंगे, ध्यान से देखना है, कभी भी तुम्हें जनरल सीट कैटेगरी नहीं दिखेगा। सीट कैटेगरी में अपने क्या दिखेगा? नहीं, वो अलग चीज है एकदम, लक्ष्य, वो अलग ही, उस पर बाद में आते हैं, वो अलग ही चीज है। जेंडर न्यूट्रल फीमेल सुपर न्यू, वो मस्त चीज है ना? वो बहुत बड़ी है। ठीक है, वो बाद में बताता हूं, वो आएगा। पर दिस इज ओपन, ये इनकी बात हो रही है अभी। सो ओपन, तो जनरल सीट कैटेगरी नहीं दिखेगा अपने को दिखेगा ओपन सीट कैटेगरी। अब ये क्या होता है? ओपन, ठीक है, ओपन खुला हुआ मिल जाएगा क्या? किसी को मिल जाएगा इसमें? अब देखो, इसको थोड़ा समझते हैं कि ये चल क्या रहा है, ये थोड़ा समझना जरूरी है, ताकि अपने को पता लगे कि थोड़ा अपन कैलकुलेशन बिठा सके। कैलकुलेशन करेंगे कि मान ले किसी भी एक प्रोग्राम में, जो अपन एकेडमिक प्रोग्राम्स की यहाँ पे बात की थी, पहले मैं इसको समझाता हूँ और फिर यहाँ से अपन इधर की तरफ जाएंगे और मैच करेंगे। जैसे फंक्शन करना, 1-1 फंक्शन, है ना? ठीक है, चलिए वैसे वैसे इसको मैच करने की कोशिश करेंगे। तो अभी सबसे पहले कोई एकेडमिक प्रोग्राम ले लिया तुमने। एकेडमिक प्रोग्राम का मतलब क्या था? ब्रांच और इसका कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो कोई एकेडमिक प्रोग्राम ले लिया। ठीक है, आईआईटी कानपुर में केमिकल ले लिया। ठीक है, ये एक एकेडमिक प्रोग्राम है। ठीक है, अब आईआईटी कानपुर में केमिकल, ये प्रोग्राम है, इसमें कुछ तो सीटें रहेंगी। मान ले उदाहरण के तौर पे 100 सीटें हैं। ठीक है, समझने के लिए बस 100 सीट्स हैं। अब ये 100 सीट्स तो हैं आईआईटी कानपुर केमिकल में, पर ये 100 सीट्स सबके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये नहीं सोचना है 100 सीटें हैं, 100 में से एक ना एक तो मिल ही जाएगी मेरे को। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि 100 सीटें सबके लिए अवेलेबल नहीं है बराबर तरह से। इसमें थोड़ा सा समझते हैं क्या चल रहा है। 100 सीटों में से
ऐसे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, गवर्नमेंट के जो है नियम के हिसाब से 100 सीटें डिवाइडेड होंगी। इस वो सीट मैट्रिक्स में भी दिखाएगा, तुम्हें देखोगे ना सीट मैट्रिक्स उसमें दिखाएगा। पर 100 सीटों में क्लियरली डिवीजन होगा। 100 सीटों में तो कुछ सीटें होंगी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। मान लो 10 सीटें, 10 सीटें जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। अभी उधर का से इधर का लिंक क्या है वो बाद में समझते हैं। फिर कुछ सीटें हैं एसटी के लिए, कुछ सीटें हैं एससी के लिए, कुछ सीटें हैं ओबीसी के लिए, ठीक है। तो 100 में से मान लेते हैं 27 फॉर ओबीसी उदाहरण के तौर पे, 15 फॉर एससी समझने के लिए, 8 फॉर एसटी, ठीक है। कितना हो गया? 27, 15, 8 और 10, 60 हो गया, ठीक है। 60 हो गया, 60 हो गया। बचा कितना? 40 सीट। वो 40 सीट है अपना ओपन, ठीक है। ये है अपना सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब हमें क्या मिलेगा या किस कैटेगरी को क्या मिलेगा ये थोड़ा समझना जरूरी है। जो जनरल कैटेगरी है, अगर मेरा जनरल कैटेगरी है तो जनरल कैटेगरी को इस 100 सीटों में से कौन सी सीट मिल सकती है या कौन सी सीट के लिए एलिजिबल है? ओनली ओपन वाला, केवल और केवल ओपन वाला, ठीक है। ऐसा मैचिंग जनरल वाले के लिए केवल ओपन वाला। 40 सीट्स में से ही कुछ ना कुछ अगर फ्री है तो मिलेगा। तो मैंने जो भरा है उसमें 40 सीट्स में से अगर खाली है तो मेरे को मिल जाएगी, अदरवाइज मेरे को नहीं मिलेगी। ऐसा सिंपल, ठीक है। ऐसा काम करेगा। पर अगर ओबीसी, अगर मेरा ओबीसी है तो मेरे को क्या मिलेगा? हाँ, तो मेरे को 2 पूल्स मेरे पास अवेलेबल है, ओपन और ओबीसी, यानी 40 + 27 67 सीट्स मेरे पास अवेलेबल है। पर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओबीसी के लिए ओपन और ओबीसी अवेलेबल तो है, पर उसको पहले कहां से सीट मिलेगा? ओपन, इसीलिए उसको ओपन बोला जाता है, ठीक है। ओपन। तो अगर मेरा रैंक अच्छा है, ठीक है, और मेरा कैटेगरी ओबीसी का है, तो पहले देखा जाएगा कि ओपन के 40 में सीट खाली है कि नहीं है। अगर ओपन के 40 में सीट खाली है तो मुझे मिलेगा। अगर ओपन के 40 में सीट खाली नहीं है तो फिर देखा जाएगा कि ओबीसी में खाली है कि नहीं है। ओबीसी की 27 में अगर खाली है तो अगेन मुझे मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ऐसे चलता है, ठीक है। सेम फिर यहां पे रिपीट होगा। एससी में भी, एससी के लिए क्या खुला हुआ है भाई? हाँ, ओपन और एससी, ठीक है, ठीक है। ओपन एससी के लिए ओपन और ओबीसी मत कर देना भाई, एससी के लिए ओपन और एससी। फिर से पहले ओपन में देखा जाएगा फिर एससी में, एसटी के लिए पहले ओपन में देखा जाएगा फिर एसटी में, और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए पहले ओपन में फिर जनरल ईडब्ल्यूएस में, ठीक। ऐसे अपन इसको देखेंगे, ठीक है। ये है सीट मिलने का तरीका या कैटेगरी वाइज डिवीजन। ये अपना स्टूडेंट कैटेगरी और सीट कैटेगरी में डिवीजन ऐसे ही काम करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ओके, ये तो हुई कैटेगरी डिटेल्स। अब इसको हम समझते हैं कि भाई सीट मिलेगी कैसे। ये तो कैटेगरी डिटेल्स थी, ठीक, पर अभी ये समझ नहीं आया, मजा नहीं आया, ठीक है, मजा नहीं आया। फील है क्या श्रेयस? फील है क्या? सीट कैसे मिलेगी? श्रेयस पूछना चाह रहा है, ये तो ठीक है ये सब, पर सीट कैसे मिलेगी अपने को, तो अब वो समझते हैं, है ना। वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, वही थोड़ा सा मेन पार्ट है, ठीक है। एसी चला लो क्या? इसका सर डाल दिया कैसे कैसे काम कर रहा है भाई तू चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। किधर डाला है? कैमरा वाला रिमोट में? हाँ, कैमरा वाला रिमोट नहीं चाहिए, खैर हाँ चल जाएगा, नहीं चाहिए। रिकॉर्डिंग में ये सब आ गया, इसको हटाना पड़ेगा चलो ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीज कि भाई सीट मिलती कैसे, ठीक है, ये सबसे बड़ी चीज है कि सीट अपने को मिलेगी कैसे, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। सो टू बी, इसमें अपन पढ़ेंगे सीट कैसे मिलेगी, हाउ सीट्स आर गिवन। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है, इसको समझते हैं। मेरा कुछ तो रैंक है, मान लो मेरा रैंक है 30,000, है ना, उदाहरण के तौर पे मेरा रैंक है 30,000। सो मेरा रैंक है 30,000। अब मेरे को सीट कैसे मिलेगी? मैंने भर तो दिया, ठीक है ना, भर तो दिया, भरने में कोई हिचकिचाहट नहीं, भरने में शर्मा नहीं, सब भर दो, ठीक है। क्या इस चीज में, ठीक है, कितने प्रोग्राम थे? हाँ, कितने प्रोग्राम? 1200 प्रोग्राम, ठीक है। चिन्ह बोल रहा है सारे 1200 भर दूंगा, ठीक है। भरने में कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। मेरा रैंक 30,000, मैं कितने भी भर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तुम चाहो तो 5 भरो, तुम चाहो तो 20 भरो, तुम चाहो तो 100 भरो, तुम चाहो तो सारे 1200 भरो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं, कितने भी भर सकते हैं और किसी भी ऑर्डर में भर सकते हैं, उस पर आता है। पर मेरी 30,000 रैंक है तो मेरे को मिलेगा क्या? पहली बात तो मैं एलिजिबल किसके लिए? 30,000 रैंक है तो हम एलिजिबल किसके लिए? क्या हम सबके लिए एलिजिबल है क्या?
अच्छा, ये थोड़ा ध्यान से देखना है, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक को भी ध्यान से देखना है, और जो हमें मिल रहा है उसको भी ध्यान से देखना है। अब इसको ना 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा अपने को, और बार 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 वही चीज आएगी। एक तरफ होगा ये और एक तरफ होगा ये, ठीक है। मतलब आईआईटी और आईएससी, ये जो है ना 24 कॉलेजेस, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब मैं फिल कब कर सकता हूं या मुझे मिल कब सकता है आईआईटी आईएससी, एलिजिबिलिटी क्या है? हाँ, जेई एडवांस का रैंक आना चाहिए, कुछ भी आए चाहे रैंक, ठीक है। रैंक कितना भी है ना, कितना भी आगे हो कितना भी पीछे हो फर्क नहीं पड़ता, रैंक आना चाहिए। रैंक आया है तो मैं आईआईटी और आईएससी के लिए भर सकता हूं या मुझे मिल सकता है, ठीक है। भर तो मैं फिर भी सकता हूं, ठीक है, पर वो मिलेगा नहीं, ठीक है ना। प्लस इसके अलावा एक और चीज है जो तुम्हें पता ही होगा, 75% इन बोर्ड्स, बोर्ड्स में 75% जो तुम्हें बताइए, ये भी अपना एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, ये हुआ इसके लिए। पर जो बाकी बचे इसको अपन बोलेंगे एनआईटी प्लस सिस्टम। अब ये तुम्हें बहुत दिखेगा, एनआईटी प्लस, ठीक है। तो एनआईटी प्लस का मतलब है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीएस, उन 24 को छोड़ के बाकी सारे कॉलेज। जब भी बोले एनआईटी प्लस इसका मतलब ये सारा है, वो समझना है। एनआईटी प्लस के लिए क्या क्राइटेरिया है? जेई मेंस का रैंक, जेई मेंस का रैंक, अब कितना भी है जेई मेंस का रैंक आना चाहिए, प्लस 75% इन बोर्ड्स, ठीक है। ये अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ऐसा होगा तो अपने को मिल सकता है या अपन भर सकते हैं, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मिल ही जाएगा, ठीक है ना, मिल सकता है, ठीक है। मिलेगा नहीं मिलेगा खैर वो तो भगवान के ऊपर है, देखा जाएगा। पर अब मिलता कैसे, अब काम कैसे करता है, प्रोसेस काम कैसे करता है, उसको देखते हैं। अच्छा, वापस इस पे आते हैं भाई। मेरा रैंक था 30,000, मैंने चॉइसेस भरी, बहुत सारी चॉइसेस भरी, ठीक है। मैंने मान ले नंबर 1 पे कुछ जो है, ठीक है, कुछ मान ले भर दिया आईआईटी मद्रास, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कुछ भी इलेक्ट्रिकल। नंबर 2 पे भर दिया कुछ जो है आईआईटी कानपुर केमिकल, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। नंबर 3 पे भर दिया, ऐसे प्रायोरिटी भरनी पड़ेगी, ठीक है, आईआईटी दिल्ली मैकेनिकल, कुछ भी ले ले। नंबर 4 पे भर दिया आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल, कुछ भी ले ले, ठीक है। ऐसे कर करके मान ले मैंने 100 चॉइसेस भर दी, ठीक है। ऐसे करके उदाहरण के तौर पे हमने ऐसे 100 चॉइसेस भर दी, ठीक है। अब होगा क्या, 100 चॉइसेस भर तो दी, पर सीट मिलेगी कैसे, काम कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, मिल जाएगा क्या? जो भरा मिल जाएगा, तो फिर काम कैसे करेंगे? तो सीट बचे हैं कैसे दिखेगा? बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। देखो 100 चॉइसेस मैंने भरी, रैंक 30,000 पे मेरा है, मैंने भरी, पर मैं क्या अकेला भर रहा हूं क्या? नहीं, सब भर रहे हैं, ठीक है। यही काम है, ठीक है ना। सब लोग बैठ के घर पे यही काम कर रहे हैं और कुछ काम तो है नहीं, ठीक है। तो ये भर रहे हैं, सब भर रहे हैं। पर अब शुरुआत, भरा तो सबने, पर अब शुरुआत जो होगी वो कहां से होगी? रैंक 1 से। जो ऑल इंडिया रैंक 1 है ना, वहां से शुरुआत होगी, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 1 से शुरुआत होगी। अब ऑल इंडिया रैंक 1 ने भी कुछ भरा होगा, ठीक है। अब ऑल इंडिया रैंक 1 ने मान लो अपनी पहली चॉइस भरी, कुछ भी ले ले, वही ले ले, आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल, उसने अपनी पहली चॉइस भरी आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल, तो उसको मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा, यस। रैंक 1 को तो मिल ही जाएगा क्योंकि अभी तक सारी सीटें खाली हैं सीट मैट्रिक्स के हिसाब से। फिर रैंक 2 को देखा जाएगा। रैंक 2 ने भी भर दिया मान लो आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल, रैंक 2 ने भी भर दिया आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल, और रैंक 2 ने भर दिया आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल, तो इसको भी मिल जाएगा क्योंकि अभी तो एक ही सीट भरेगी। अब क्या होगा, रैंक और सीट मैट्रिक्स इनकी मैचिंग चलती रहेगी, रैंक सीट मैट्रिक्स, रैंक सीट मैट्रिक्स, रैंक सीट मैट्रिक्स, इधर कितना खाली है, इधर किसने क्या भरा, ठीक है। फिर ऐसे चलते चलते रैंक 3 ने बोला कि भाई ठीक है, उसको आईआईटी मद्रास में मजा नहीं आया, ठीक है, तो वो बोला कि आईआईटी दिल्ली जाऊंगा, नेतागिरी करूंगा, ठीक है। तो वो आईआईटी दिल्ली उसने भर दिया, उसको भी मिल जाएगा क्योंकि अभी आईआईटी दिल्ली में सीट खाली है सारी। ऐसे चलते 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 मान लो रैंक 200 पे पहुंच गए। रैंक 200 वाले ने भी मान ले भरा है आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल, ठीक है, मान ले। पर आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रिकल की 100 ही सीटें थी जो कि मान ले 199 तक भर गई, ओके। ऐसे क्योंकि एक एक करके सीट भरती आ रही है सीट मैट्रिक्स के हिसाब से, जैसे लोग भर रहे हैं, और 100 सीटें यहां तक भर गई, तो इसको अब अपना फर्स्ट चॉइस नहीं मिलेगा। इससे पहले वाला तो हो सकता है उनको अपना फर्स्ट चॉइस मिल रहा हो, पर इसको अपना फर्स्ट चॉइस नहीं मिलेगा, इसको अब अपना सेकंड चॉइस मिलेगा। जो इसने सेकंड चॉइस भरा है उसमें देखा जाएगा कितनी सीटें खाली है, और फिर जो है उसके हिसाब से उसको मिलेगा।
तो पहले रैंक 1 2 3 4 के हिसाब से चलेगा, फिर रैंक के अंदर उन्होंने क्या चॉइस भरा है, प्रायोरिटी 1 क्या है, प्रायोरिटी 2 क्या है, प्रायोरिटी 3 क्या है, और फिर उसमें कितनी सीटें खाली है। ऐसे मैचिंग करके सिस्टम जो है अपने को रैंक देगा, ये कॉलेज देगा। अब मेरा रैंक अगर 30,000 है तो यहां तक तो मैंने प्रायोरिटी में तो बहुत सारा भरा होगा, पर यहां तक तो 30,000 तक तो क्या होगा, बहुत सारी सीटें भर जाएंगी, क्योंकि सबकी 100 ही सीटें थी। ठीक है, सबकी 100 ही सीटें थी तो उसमें तो बहुत सारी सीटें भर जाएंगी। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स जो मैंने भरे हैं वो तो भर ही जाएंगे। तो हो सकता है रैंक 30,000 पे मुझे बहुत नीचे वाला, अपने 100 चॉइसेस में से नीचे वाला प्रेफरेंस मिले। ठीक है, इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि भाई ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस भरो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस भरने, ये नहीं कि 2-4 चॉइसेस भर के आ गया। ठीक है, सेफ रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस भरना है। ओके, चलिए ठीक है, ये हुआ, ऐसे काम करता है अपना रैंक वाला सिस्टम, या फिर सीट कैसे मिलती है वो वाला सिस्टम। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जोसा टाइमलाइन। हाँ, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, अभी मजा आएगा, इसमें मजा आएगा। ठीक है ना, मजा लगे इसमें। ठीक है, जोसा टाइमलाइन। तो जोसा ने क्या किया है, एक टाइमलाइन दिया है। ठीक है, उसके हिसाब से ही सारी चीजें होंगी, तो हम उस टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक एक पर्चा आगे भी है पीछे भी है, ये के बाद अच्छा, ये टाइमलाइन को थोड़ा अच्छे से समझना बहुत जरूरी है भाई। इस टाइमलाइन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। देखो क्या बोल रहा है शेड्यूल ऑफ जोसा, ट्यूसडे 2 जून 2026 5 बजे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग अंडर जोसा स्टार्ट्स। तो 2 तारीख को चालू हो चुका है। ठीक है ना, ऑलरेडी 3 दिन लेट है पर। ठीक है, क्या क्वेश्चन में, ओके 2 तारीख को ही चालू हो चुका है। अब स्टार्टिंग की डेट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको समझते हैं। मंडे 8 जून को बोल रहा है display of mock seat allocation based on the choices filled by the candidates as on 7th June 8 PM। अब ये थोड़ी एक इंटरेस्टिंग आ गई चीज, 7 जून 8 बजे की एक डेट आ रही है जो थोड़ी महत्वपूर्ण लग रही है। ठीक है, 7 जून 8 PM बोल रहा है चॉइसेस फिल्ड बाय कैंडिडेट्स अप टू 7 जून 8 PM का मॉक एलोकेशन होगा। इसका मतलब क्या है भाई, क्लोज हो जाएगा 7 जून तक, खत्म। हाँ, खत्म नहीं हो जाएगा, ये मॉक सीट एलोकेशन है। ठीक है, मॉक सीट एलोकेशन। तो जोसा ने क्या किया, जोसा ने बोला है भाई विद्यार्थी ठीक से तो भरेंगे नहीं। ठीक है, तो उनको थोड़ा बताने के लिए कैसे भरना होता है, थोड़ा मॉक राउंड, ऐसे प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस राउंड करवाते हैं, ताकि अगर ये 2-4 गलतियां भी करें, ठीक है, तो इनको समझ में आ जाए और फाइनल एलोकेशन से पहले सुधार लें अपनी गलतियां। ठीक है, तो मान लो 5 लाख लोगों ने जोसा पोर्टेबल रजिस्ट्रेशन किया, उदाहरण के तौर पे मान 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रजिस्ट्रेशन, 5 लाख लोगों ने जोसा पे साइट पे रजिस्टर किया। अब ये बोल रहा है कि 7 तारीख 8 बजे, क्योंकि 2 दिन बाद ही है, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, तब तक जो भी भरेगा, वो डेडलाइन नहीं है, पर तब तक जिसने जो भी भरा है उसके हिसाब से ये एलोकेशन करेगा, सीट एलोकेशन। सीट एलोकेशन कैसे करेगा, वैसे ही जैसे ही अभी अपन ने समझा। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही काम होगा, पर ये मॉक है, ये एक्चुअल नहीं। वही चीज चलेगी कि मेरा रैंक क्या है, मैंने अभी तक क्या चॉइसेस भरी हैं, अभी तक जितनी भी चॉइसेस बनी है मैंने 40 50 60, और यही देखा जाएगा कि इस तारीख तक 7 तारीख तक बाकी पूरे भारत में कितने विद्यार्थियों ने कितनी कितनी कैसे कैसे चॉइसेस भरी हैं, और उसके हिसाब से एक्चुअल अलॉटमेंट की तरह ही मेरे रैंक के हिसाब से अलॉटमेंट होगा। जैसे अपन ने यहां पे समझा, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 से चालू होके उसके हिसाब से जो मुझे मिल रहा है वो मिलेगा। पर 5 लाख लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन किया तो 7 जून 8 बजे तक लगभग करीब 3 लाख लोगों ने ही मॉक 1, ये मॉक 1 है, तो 3 लाख लोगों ने ही यहां तक सीट, यहां तक चॉइसेस भरी होंगी। क्यों ऐसा,
क्यों क्यों भाई? हाँ हाँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है, बहुत सारे विद्यार्थी सोचते रहते हैं अरे अभी तो बहुत समय है, ठीक है, ये तो ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए है, बहुत समय है, आराम से भर लूंगा, अभी क्या भरने की जरूरत है। तो उसका 5 लाख में से 3 लाख लोगों ने ही भरा हो, और 3 लाख लोगों ने जो भरा होगा उसके हिसाब से अभी हमें मॉक राउंड में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसीलिए मॉक राउंड में जब भी कुछ मिलेगा तो बहुत ज्यादा अति प्रसन्न नहीं हो जाना है, ठीक है। ये नहीं कर रहे ये तो मिल ही नहीं रहा था लास्ट ईयर के क्लोजिंग रैंक के हिसाब से, ये मिल गया, ये तो उम्मीद में नहीं था, मजा आ गया, ठीक है, बहुत खुश हो गया, मिठाइयां बांट रहा है, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। वहां पे लिखा होता है दिस इज प्योरली इंडिकेटिव, है ना, वहां पे लिखा है कि प्रैक्टिस के लिए है, इसको सच मत मान लेना, ओके। तो ये प्रैक्टिस के लिए। अब मॉक राउंड 1 हो गया। मॉक राउंड 1 तक हमने कुछ सीट्स अपनी भरी थी, यानी कि 7 तारीख तक। मॉक राउंड 1 में हमें कुछ मिल भी गया, वो दिखाएगा। उसके बाद क्या अपन अपनी चॉइसेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं, तभी तो मॉक है, तभी तो मॉक राउंड है वो। उसके बाद अपन चॉइसेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। फिर क्या लिखा है भाई? वेडनेसडे 10 जून 1 बजे डिस्प्ले ऑफ मॉक एलोकेशन बेस्ड ऑन चॉइसेस फिल्ड बाय कैंडिडेट्स बाय 9 जून 5 PM। सो मॉक 2 के लिए हमारा जो डेट है वो है 9 जून 5 PM। 9 जून 5 PM तक जिसने जो भी भरा है, ठीक है, उसके हिसाब से वापस एलोकेशन होगा, और वो उसमें हमें क्या सीट मिला है वो हमें 10 तारीख को दिखाई देगा। अभी दिखाई कहां पे देगा? ये जोसा के पोर्टल पे ही, ठीक है, जोसा के पोर्टल पे ही सब कुछ दिखाई देगा। ये नहीं सोचना कि फोन कॉल आएगा मेरे को, मैसेज आएगा, ठीक है, ये सब कोई जानकारी नहीं है, सब कुछ पोर्टल पे ही देखना पड़ता है, ठीक है। अब अगर यहां तक 3 लाख लोगों ने भरा था, तो इधर थोड़े यहां तक 4 लाख लोगों ने भर दिया होगा, क्योंकि सोते हुए कुछ लोग जाग गए होंगे, ठीक है, पूरे अभी भी नहीं जागे होंगे, ठीक है, पर कुछ तो जागे होंगे। तो उसके हिसाब से मान लो 4 लाख लोगों ने भरा, तो हो सकता है तुम्हें मॉक राउंड 1 में कुछ एक चीज मिली हो, मॉक राउंड 2 में कोई दूसरी चीज मिली हो, ठीक है, सेम भी मिल सकता है पर कोई दूसरी चीज भी मिल सकती है। अगेन मॉक राउंड 2 के बाद फिर से अपन ऊपर नीचे फेर बदल ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जितनी बार चाहो, ठीक है। एंड चॉइसेस को सेव करते रहो, चॉइसेस को सेव करते रहें, जैसे भी चॉइसेस ऐड करते रहोगे सेव करते रहो, रोज 10-10 15-15 चॉइसेस डालो, ऐड करते रहो। ये नहीं कि सॉरी एक दिन ही डाल दूंगा, ठीक है, ये नहीं करना, रोज करते रहो, 10-10 15 सेव करते रहो। अच्छा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अपन चाहे तो हाईलाइट भी कर लीजिए आप वहां पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्सडे 11 जून 5 PM, उन्होंने भी बोल्ड किया है, इतना इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम अंडर जोसा एंड्स, फिर लिखा है ऑटो सिस्टम लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है हमारे लिए, 11 जून 5 PM, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट है अभी। 11 जून शाम को 5 बजे। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी हमें चेंजेस करने हैं, जो भी हमें चॉइस फिलिंग करनी है, जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, वो सब 11 जून 5 बजे तक ही होगा। इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, कोई एक्स्ट्रा चॉइसेस ऐड नहीं कर सकते, कोई जो है सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, प्रायोरिटी ऑर्डर ऊपर नीचे चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते। ये चीज अलग है। सीईटी में ऐसा नहीं होता है। सीईटी में राउंड 1 के बाद भी हमें एक ऑप्शन मिलता है, राउंड 1 एक्चुअल होने के बाद भी हमें एक ऑप्शन मिलता है कि आप थोड़ा चेंज कर लो उसको, पर यहां पे ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। तो 11 जून 5 बजे स्ट्रिक्ट डेडलाइन है, और यहां पे जो सा में डेडलाइन वगैरह ये टाइम चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि अरे ठीक है चल जाएगा, ठीक है, ये नहीं 11 बजे 5 बजे तक था, इंटरनेट नहीं चल रहा था मेरा, सो गया मैं, ठीक है, फिर ईमेल कर रहा है, फोन कर रहा है कि भाई कल कर दूंगा, 2 घंटे और 2 दिन और दे दो, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। 11 जून 5 बजे मतलब 5 बजे, इस टाइम तक आपने जो भी भरा है वही आपका कंसिडर होगा, उसके अलावा आपकी कोई चॉइस कंसिडर नहीं होंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये बोल रहा है ऑटो सिस्टम लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, इसको थोड़ा समझना जरूरी है, ठीक है। इसमें देखो 3 चीजें, सेव, लॉक, और ये जो बोल रहा है ऑटो लॉक, इनको भी थोड़ा समझना जरूरी है। सेव का मतलब क्या है? सेव का मतलब सेव है ना, तो जो भी चॉइस हमने ऐड की, जैसे ही ऐड की उसको सेव कर लेना है, तभी वो सेव्ड रहेगा, ठीक है। वो सेव का एक ऑप्शन होता है, बटन होता है, जैसे क्वेश्चन वगैरह करते थे अपन उसमें सेव होता था, सेव एंड नेक्स्ट, वैसे ही सेव करते रहो। तो ये तो हमेशा ही करना है, ठीक है। ये तो जैसे ही एंट्री ऐड की, कोई भी एंट्री ऐड की, वैसे ही उसको सेव कर लेना है। फिर ये लॉक का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा समझना जरूरी है। लॉक क्या होता है? हाँ, लॉक का करने का मतलब
कि भाई मेरे को जितनी एंट्री करनी थी, मैंने जो करना था मैंने कर लिया है, अब मुझे कोई और चेंज बदलाव नहीं करना है, ठीक है, ओके। बट ये जो लॉक करना है ये थोड़ा सा रिस्की है, या फिर ये लॉक करना जो है दिस इज नॉट रिकमेंडेड ऑल्सो, क्योंकि तुम्हें लगे कि 11 जून डेट है, तुम्हें लगे 10 जून तक कि भाई मैं तो संतुष्ट हूं, ठीक है, मुझे तो जीवन में जो करना था मैंने कर लिया, जितनी चीज वैसे भरनी थी भर ली, ठीक है, ऐसा लगे, और फिर तुमने लॉक कर दिया, ठीक है, जल्दबाजी में। अगर एक बार लॉक कर दिया उसके बाद वो अनलॉक नहीं होता है, या उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होते हैं, चाह के भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते। फिर उनको जोसा वालों को ईमेल करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, पत्र लिखना पड़ेगा, फिर उनका मन हुआ तो वो वापस अनलॉक करेंगे, तो वो सब झंझट में अपने को पड़ना ही है। इसलिए लॉक करना इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड भी नहीं है, रिकमेंडेड भी नहीं है। तो फिर अगर लॉक करना भी है तो फिर तुम जो है 11 जून 5 बजे के बस 5 मिनट पहले 5 मिनट पहले 450 पे करो, है ना, ठीक है, ताकि मन ना बदले, मन बदलने का समय भी नहीं रहे, ओके। फिर क्या जगना पड़ेगा क्या पर, है, ठीक है, अलार्म लगा के बैठना पड़ेगा कि और 4:55 हो गए, नहीं, इसीलिए ये ऑटो लॉक सिस्टम की सुविधा है, ठीक है, इसीलिए इसको समझना, ऑटो लॉक सिस्टम की सुविधा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है जो इसने लिखा है 5 PM पे ऑटो लॉकिंग, क्या लिखा था, ऑटो सिस्टम लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, मतलब 5 बजे तक आपने जो भी भरे हैं लॉक नहीं भी किया तो वो अपने आप ही सिस्टम उसको लॉक कर देगा। बस ये कंडीशन है कि आपने सेव किया होना चाहिए, इसलिए बार बार बोला जा रहा है सेव करना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो भी सेव किए हैं यहां तक वो अपने आप लॉक हो जाएंगे। तो ऑटो लॉक कीजिए, लॉक करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा, शाबाश। चलिए, तो ये थी बातचीत हमारे जो है चॉइस फिलिंग की। अच्छा, तो 11 जून 5 बजे बहुत इंपॉर्टेंट यही डेट है। देखो, हमें जो भी काम करना है, विद्यार्थियों को, तुम्हें जो भी काम करना है वो केवल 11 जून 5 बजे तक करना है। तो अपने पास केवल 6 दिन है, जो भी फेर बदल रिसर्च करना है, इसको ऊपर इसको नीचे, ये आगे वो पीछे, 6 दिन का टाइम है बस। उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद बस वो अपने आप हमें जो मिलना है वो मिलता रहेगा। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, जो मिलना है वो मिलता रहेगा, ठीक है। तो अपना काम केवल 11 जून तक ही है, ठीक है, उसके बाद बस मजे करना है, ठीक है, ओके, ठीक है। हमने जो सा टाइमलाइन भी समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं, देखो इसमें बहुत सारी और चीजें हैं, उसमें भी अपन आएंगे, ठीक है। उसके बाद 11 जून के बाद एक बार हमारा काम खत्म, उसके बाद वो बोल रहा है 12 जून ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ डेटा वेरिफिकेशन बाय जोसा, ठीक है। 13 जून मॉर्निंग 10 AM, ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। 13 जून सुबह 10 बजे सीट अलोकेशन राउंड 1, इसका मतलब क्या है, यस, 13 जून 10 बजे सीट अलोकेशन राउंड 1, इसका मतलब एक्चुअल अलॉटमेंट, ठीक है। ये सब तो प्रैक्टिस वाले थे, ये सब तो ऐसे प्रैक्टिस का था, पर 13 जून 10 बजे को सच में राउंड 1 वाला आ जाएगा। ये नहीं समझना है अभी भी प्रैक्टिस वाला ही चल रहा है, ठीक है, 13 जून कभी तो सच में आएगा ना। सो 13 जून सुबह 10 बजे एक्चुअल राउंड 1 में हमें क्या मिल रहा है वो हमें पता लग जाएगा, और अब असली खेल चालू होता है, ठीक है। अब मजा आएगा, ठीक है, अब देखना बहुत बेहतरीन क्लास से भी ज्यादा मजा आएगा, देखना, ठीक है, बहुत मस्त। अब राउंड 1, अब अपन आते हैं चौथे पॉइंट पे, विच इज सीट एलोकेशन। यही सबसे मस्त है, यहां पे भी बहुत ध्यान देना है, ठीक है। राउंड 1 13 जून को सीट आ गया, जो भी मिलना है मिल गया, हमने 100 चॉइसेस भरी थी, यहां पे 100 चॉइसेस में थे, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो आ गया। अब सीट एलोकेशन राउंड 1 में बस 2 ही ऑप्शंस हैं, बस 2 ही चीजें हो सकती है ना। राउंड 1 में जब रिजल्ट आएगा 2 ही चीजें हो सकती है, क्या 2 चीजें हो सकती है, हाँ, या तो सीट मिलेगा या तो सीट नहीं मिलेगा, बस ये 2 चीजें हो सकती है ना, ठीक है। या तो सीट मिल सकता है या तो सीट नहीं मिल सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि सीट मिल भी गया और नहीं भी मिला, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो या तो सीट मिला या फिर सीट नहीं मिला, 2 ही ऑप्शन है बस। अच्छा, तो इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या करना है दोनों केसेस में। जिसको सीट नहीं मिला है ना, अगर अपने को राउंड 1 में सीट नहीं मिला तो क्या करना है, तो क्या करना है, तो कुछ ही नहीं करना है, जीवन में मजे ही मजे, ठीक है। अगर राउंड 1 में नहीं मिला सीट कोई भी तो कुछ भी नहीं करना,
ठीक है, G1 में मजे करो, सीधे राउंड 2 में एंट्री, ठीक है, सीधे फ्री सिलेक्शन, सीधे राउंड 2 में पहुंचे भाई, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है, कुछ नहीं करना है। पर अगर सीट 1 में मिल गया, राउंड 1 में सीट मिल गया, तब बड़ी मेहनत भाई, जिसको सीट मिल रहा है थोड़ी मेहनत है उसके लिए, ठीक है, उसको फ्री एंट्री नहीं मिलेगी। तो उसको क्या करना है, राउंड 1 में जिसको सीट मिल गया वो क्या करेगा, है क्या करेगा, एडमिशन ले लेगा सीधे। अरे भाई 6 राउंड है यार, ठीक है। तो अभी 3 चीजें, ठीक है, अभी तो खेल शुरू हुआ है भाई, बहुत लंबा खेल है, ठीक है, अभी 13 जून पे पहुंचे हैं, ये 22 जुलाई तक चलेगा ये, ठीक है। अच्छा, तो सीट मिला, उसके लिए ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, 3 चीजें करनी पड़ेंगी, 3 चीजें करनी बहुत जरूरी है, तीनों ही करनी पड़ेंगी, किसी भी ऑर्डर में करो पर तीनों करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जिसको सीट मिला उसको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, फीस, हाँ मतलब किसी ऑर्डर में कर सकते हैं, फीस, सबसे पहले फीस देनी पड़ेगी। सीट मिल गया, फ्री में तो मिलेगी नहीं, ठीक है, तो फीस देनी पड़ेगी। अच्छा, जब तक सीट नहीं मिला तब तक कोई फीस नहीं है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं है, चॉइस फिलिंग के लिए कोई फीस नहीं है, सीट नहीं मिला कोई फीस नहीं है, जब तक सीट नहीं मिला तब तक कोई फीस नहीं है। जैसे ही सीट मिला हमें फीस देनी पड़ेगी। कितनी फीस देनी पड़ेगी, कितना फीस, सीट, दिस इज कॉल्ड सीट एक्सेप्टेंस फीस, इसको बोलते हैं सीट एक्सेप्टेंस फीस, है ना, या साफ सीट एक्सेप्टेंस फीस। और कितना होता है, पहले 35,000 था, अभी है 30,000, है ना, हाँ यस, पहले 35,000 होता था, सही बोल रहा है, अभी ये 30,000। तो सरकार ने जनता का भला करने के लिए, जनता के बारे में सोचते हुए सरकार ने फीस को 5,000 कम कर दिया है, तो 35,000 से अब ये सीधे 30,000 हो चुका है। ये फीस देना पड़ेगा, अब ये फीस देना ही पड़ेगा। ये नहीं बोलना है फर्स्ट राउंड में चॉइस मिलने के बाद, ये नहीं बोलना है कि अरे मुझे तो नीचे वाला चॉइस मिला है, ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं, ठीक है, ये तो मेरे को पसंद वाला नहीं है, मैं नहीं इसी फीस दूंगा, ऐसे नहीं चलता, है ना। फीस हमें देना ही पड़ेगा, चाहे आपके पसंद का हो चाहे आपके पसंद का नहीं हो, चाहे फर्स्ट चॉइस हो या लास्ट चॉइस हो, अगर मिला है तो देना ही पड़ेगा। अगर आपके पसंद का नहीं है, अगर लास्ट चॉइस है तो कोई बात नहीं, आगे वाले राउंड में आपको बेहतर मिल जाएगा, पर फीस देना पड़ेगा। अभी जैसे ही मिला तभी फीस देना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना अगर फीस नहीं दिया, इफ नॉट पेड, 30,000 फीस अगर नहीं दिया किसी भी कारण से, तो क्या होगा, हाँ, तो फिर एग्जिट फ्रॉम जोसा, ठीक है। तो जोसा का जो भी प्रोसेस है पूरा, ठीक है, पूरा IIT NIT का पूरा जोसा का प्रोसेस है, उससे वो निकाल देंगे, ठीक है। तो इसलिए फीस देना पड़ता है, ठीक है, फीस देना जरूरी, 30,000। अच्छा, और राउंड 1 में ये एक्सपेक्ट मत करना ना कि राउंड 1 में मेरे को तो ऊपर वाला मिल जाएगा, राउंड 1 में मेरे को तो पहली चॉइस मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता, है ना। और इसलिए अपन बाद में देखेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक भी अपन देखेंगे, तो तुम्हें देखना है लास्ट राउंड का, जो कि पिछली बार था राउंड 6। अच्छा, एक और चीज नोट करने के लिए, पिछली बार कितने राउंड थे, 6 राउंड थे, हाँ यस, 6th राउंड वाज द लास्ट राउंड, 6 राउंड थे। इस बार कितने राउंड है, 5 ही राउंड है, तो ये चीज भी ध्यान देनी है, ठीक है। ये नहीं कि 5वां राउंड हो गया, वेट कर रहा है, छठा भी आएगा, अभी तो छठा भी है, अभी तो मैंने देखा था पिछली बार था, ठीक है, ये नहीं है, इस बार 5th ही लास्ट है, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ध्यान देना। सो पहले वाले राउंड में आपको हो सकता है अपनी पसंद का या ऊपर वाली चॉइस हो सकता है ना मिले, पर लेटर राउंड्स में चांसेस बहुत बढ़ जाती हैं। क्यों ऐसा होता है, हाँ, क्योंकि पहले राउंड में सब भर देता है, ठीक है, पहले राउंड में तो शुरुआत में तो पैसा तो लगता नहीं है, ठीक है, तो पहले राउंड में सब भर देंगे, ठीक है, सब भर देंगे, तो फिर इसलिए थोड़ा सा जो सारी रैंक्स है वो पीछे शिफ्ट हो जाती है, इसलिए अपने को मिलता नहीं है। पर फिर पहली राउंड में जिसको सीट मिला उसको क्या करना है, फीस भरना है। और यहां पे बहुत सारे लोग जिन्होंने भर तो दिया मजे मजे में, पर उनको जाना नहीं है किसी भी रीजन के से, किसी भी रीजन के से उनको वो कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, कुछ भी करना है ना, ड्रॉप लेना है या कोई और कॉलेज जाना है, रिसर्च करना है, ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, इवन अच्छे रैंक वाले में भी, ठीक है ना, जिनका अच्छा रैंक आया है उसमें बहुत सारे लोग, ISC तो खैर इस बार इंक्लूड हो गया, पर वैसे है ना, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो ठीक है रैंक तो आया 100 200 300 ऑल इंडिया रैंक, पर उनको जो है IIT NIT सब लेना ही है, रिसर्च में जाना है, तो वो कुछ अलग ही अपना कर लेते हैं और राउंड 1 के बाद या राउंड 2 के बाद ड्रॉप कर देते हैं, ये वाला एग्जिट कर लेता है। तो इसलिए जैसे जैसे अपन आगे जाते हैं राउंड्स में, वैसे से सीट हमारी खाली होती जाती है,
इसीलिए पेशेंस रखना है, वेट करना है, आगे वाले राउंड्स में हमें बेटर चॉइस अपना मिलता जाएगा। फर्स्ट राउंड में शायद ना मिले, पर जो भी चॉइस मिला है आपको फीस तो भाई 30,000 रुपए भरनी पड़ेगी। दूसरी चीज, ये पहला काम था, फिर क्या है, डॉक्यूमेंट अपलोड, कागजात डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि ये देखना चाहते हैं आईटी एनआईटी वाले कि भाई कोई फर्जी वाला तो करके नहीं आ गया है ना, ठीक है, किसने कुछ फर्जी दस्तावेज तो नहीं बना लिए हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड चेकिंग होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, हाँ पहले देखो समझो, हर चीज का रीजन समझो, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसको उनको चेकिंग करनी है सामने वालों को। तो सामने वाला क्या चेक करना चाहेगा, सबसे पहले एज क्राइटेरिया, कि भाई कहीं 30 साल का ओवर एज इंसान तो नहीं है, ठीक है। तो पहले वो एज चेक करना चाहेगा, उनके नजरिए से सोचो, ठीक है। तो एज चेक करना चाहिए, एज मतलब डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ क्या होता है, 10th मार्कशीट। 10th मार्कशीट इज एक्चुअली द डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, है ना। वहां पे इनके उसमें रूल्स में आधार भी लिखा है, ठीक है, तो आधार भी चल जाए शायद, पर 10th मार्कशीट इज द एक्चुअल प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अच्छा डेट ऑफ बर्थ चेक होगी भाई, ओवर एज अंडर एज वो चेक हो गया। उसके बाद फिर क्या चेक करेगा, 75% है कि नहीं, ठीक है। 75% है कि नहीं, पहली चीज, यस 75% है कि नहीं। उसी में ये भी चीज चेक हो जाती है कि होम स्टेट एलिजिबिलिटी, जो कि बाद में अपन देखेंगे जब अपन एनआईटीज की बात करेंगे। तो दोनों एक साथ ही होता है, उसके लिए कुछ अलग नहीं चाहिए होता है, दैट इज 12th मार्कशीट। तो 12th मार्कशीट से दोनों चीजें चेक हो जाएंगी, मतलब 10th मार्कशीट से चेक होगा तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, तो ये देख लेना भाई 10th मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ सबका सही होगा वैसे, क्योंकि यही लगता है हर जगह। 12th मार्कशीट पे एक तरह से दो चीजें चेक हो जाएगी, एक तो 75% लाया है कि नहीं लाया है, दूसरा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। इसका मतलब मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, पर क्या होता है, और ये चीज आईआईटी या ट्रिपल आईटी के लिए जरूरत भी नहीं होती, पर एनआईटीज के लिए क्या होता है, होम स्टेट का कोटा होता है ना, जैसा अपन देखेंगे आगे, होम स्टेट का कोटा होता है। तो वो देखना चाहते हैं होम स्टेट कौन सा है इसका, और होम स्टेट कौन सा है ये किससे डिसाइड होता है, हाँ ये इससे डिसाइड होता है कि आपने 12th कहां से कंप्लीट की है ना। इससे डिसाइड नहीं होता है कि भाई मेरा घर कहां पे है या आधार कार्ड में कौन सा लिखा है, ठीक है, उससे नहीं, ओके ठीक है। तो अगर कोई बच्चा है ना मध्य प्रदेश का है, ठीक है, पर वो राजस्थान में जाके 12th कर रहा है और 12th बोर्ड एग्जाम उसने राजस्थान के स्कूल कॉलेज से दिया है, तो उसका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी राजस्थान कहलाएगा, मध्य प्रदेश नहीं। इवन दो मध्य प्रदेश का रहने वाला हो, उसका आधार कार्ड पे मध्य प्रदेश हो, पर जहां से 12th किया है, जो 12th मार्कशीट में स्कूल कॉलेज का एड्रेस है, वही स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये दो चीजों का काम करता है 12th मार्कशीट, ठीक है। अगली चीज और क्या चाहिए, जेई मेंस एडमिट कार्ड। हो सकता है ये पूछे, हो सकता है ना पूछे, वहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड में लिखा तो है, उन्होंने उनके इंस्ट्रक्शंस में रूल्स में लिखा तो है, हो सकता है ये ना पूछे क्योंकि सारा लॉगिन उसी से हो रहा है, ठीक है, तो शायद ना पूछे, ठीक है। पर फिर भी जेई मेन एडमिट कार्ड ये तो है ना सबके पास, है, इधर तो फेंक तो नहीं दिया। चलिए जेई मेन एडमिट कार्ड। चौथी चीज पासबुक, बैंक अकाउंट का पासबुक। पर ये बाकी चीजें तो समझ में आ रहा है, ये पासबुक क्यों मांग रहे हैं बैंक अकाउंट का, है, पैसा मिल जाएगा, हाँ पैसा मिलेगा बाद में, ठीक है, समझते हैं इसको बाद में, पर बाद में पैसा मिलेगा। तो कौन से अकाउंट में पैसा मिलेगा, उसके लिए पासबुक चाहिए। पांचवी चीज मेडिकल सर्टिफिकेट, यस, ये भी उन्होंने फॉर्म वगैरह वहां पे दिया होता है, कुछ अपनी तरफ से करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने फॉर्म दिया होता है, उसी को बस भर के साइन वाइन करवा के जो है करना होता है अपलोड। मेडिकल सर्टिफिकेट ये क्यों चाहिए, हाँ देखना चाहता है कि भाई मरीज है कि नहीं, ठीक है, मरीज तो नहीं कहीं, मरीज लोगों को एडमिशन नहीं मिलता है, ठीक है, तो चेक करना चाहता है कि भाई मरीज तो नहीं कहीं, क्या भाई इधर उधर क्या देख रहा है चलिए, हाँ ओके। और आखिरी चीज कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो जिन लोगों का भी कैटेगरी है, जो हमने बात किया था, कैटेगरी मतलब जनरल के अलावा कुछ भी आ रहा है, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, उसका कैटेगरी है जिसका भी, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट में इट शुड बी इशूड, मतलब इशू डेट जो रहता है वो होना चाहिए आफ्टर April 1, 2026। उसका इशू डेट जो है वो ये होना चाहिए, इसके बाद ये इसके बाद, अगर ऐसा नहीं है तो इसको अपडेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। खैर इसमें है अपने पास काफी टाइम है, अभी 15-20 दिन है ये करने के लिए,
पर कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए और वो थोड़ा सा अपडेटेड होना चाहिए, उसका इश्यू डेट इसके बाद होना चाहिए। ये 6 हैं जो डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने पड़ेंगे। ओके ठीक है, फीस हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। हमने 3 चीजों की बात की थी, तो तीसरी चीज क्या है? हाँ यस, ये सबसे मजेदार चीज है। देखो ठीक है, ये मस्त है और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान भी देना पड़ता है, इसमें गलती नहीं करनी। ठीक है, इसमें गलती कर दी तो फिर तो सब गलत ही हो गया फिर। अच्छा तीसरा, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछेगा वो फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड ऑप्शन। ऐसा ही क्या ऑप्शन देगा? फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड ऑप्शन। इन तीनों में से कोई एक चीज हमें चुननी है। ठीक है, और चुननी कंपल्सरी, चुननी ही पड़ेगी। ठीक है, तो समझना पड़ेगा पहले इनका मतलब क्या है, तभी तो चुनेगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि भाई फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड ऑप्शन होता क्या है। पहले एक एक करके समझते हैं, जरूरी है थोड़ा। पहले फ्रीज। फ्रीज ये क्या होता है? जमा दिया। ठीक है, फ्रीज क्या होता है इसका? अब देखो, मान लो वापस इस पे आते हैं। 100 चॉइस हमने भरी थी, मेरे को कोई तो चॉइस मिली है ना, जरूरी नहीं है फर्स्ट चॉइस मिले। मान लेते हैं हमें कौन सा, मान लेते हैं हमें 21st यानी कि 21वां चॉइस मिल गया, मान लेते हैं। ठीक है, 21st चॉइस 100 में से जो हमने भरे थे उसमें 21st चॉइस मिल गया। अभी फ्रीज का मतलब क्या है? हाँ, फ्रीज का मतलब बस जमा देंगे, मतलब बस हमें यही चाहिए। 21st चॉइस जो मिला या जो भी चॉइस मिला, हमें बस वही चाहिए। ठीक है, वही चाहिए। तो एक बार तुमने फ्रीज सेलेक्ट किया, फ्रीज मतलब बस सिलेक्शन, ये यही चॉइस का सिलेक्शन है, यही कॉलेज या यही ब्रांच, ये जो प्रोग्राम मिला वही सेलेक्टेड है। प्रोग्राम सेलेक्टेड, प्रोग्राम फाइनलाइज्ड, बस यही चाहिए था मुझे, यही था बचपन का सपना। ठीक है, तो प्रोग्राम फाइनलाइज्ड। एक बार तुमने प्रोग्राम फाइनलाइज कर दिया, फ्रीज कर दिया, अब तुम्हारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एग्जिट फ्रॉम जोसा, ऑटोमेटिकली। अभी फर्स्ट राउंड ही था, है ना, फर्स्ट राउंड ही था। ठीक है, इसके ऊपर भी 20 चॉइसेस थी तुम्हारी, पर फर्क नहीं पड़ता कि राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 के लिए अब तुम एलिजिबल नहीं हो। अब तुम राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे। अब तुम बस जोसा से एग्जिट करोगे, तुम्हें वो सीट मिल गई। ठीक है, और तुम्हारा उधर एडमिशन हो गया इस बार। चलिए, तो ये है एडमिशन डन, फ्रीज। ठीक है, पर पहले राउंड में तो जैसा अपन बोला, पहले राउंड में तो चांसेस है कि अपने को नीचे वाला चॉइस मिले, तो पहले राउंड में तो ऐसे भी कोई फ्रीज करेगा नहीं। तो इसलिए हम आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, जो कि है फ्लोट। फ्लोट ये क्या होता है? फ्लोट तैर रहा है? ये क्या होता है? हाँ यस, फ्लोट का मतलब 21st चॉइस अभी अपने को मिला। फ्लोट का मतलब ये वाला तो ठीक है, चॉइस रहेगा ही रहेगा, पर मैं आगे के राउंड्स में जाऊंगा। अभी बहुत सारे और आगे राउंड है ना, राउंड 2, 3, 4, 5, आगे के राउंड्स में जाऊंगा, और आगे के राउंड्स में अगर मुझे इससे बेटर मिल गया, 21st चॉइस से बेटर मिल गया, जैसे मैंने बोला चांसेस है, 15th वाला मिल गया, 10th वाला मिल गया, फर्स्ट वाला मिल गया, तो फिर मेरे को वो मिल जाएगा। अगर बेटर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि और जो है रिस्क है कि ये जा सकता है, नहीं, ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो सिक्योर है। इसके ऊपर वाला मिल सकता है अगर सीटें खाली हो गई तो आगे के राउंड्स में। ठीक है, तो इसका मतलब है गो टू नेक्स्ट राउंड विद ऑल अबव ऑप्शंस, अबव चॉइसेस। अबव चॉइसेस का मतलब 21 से ऊपर जितनी भी थी। ठीक है, विद ऑल अबव चॉइसेस जो है वो हमारे लिए ओपन है, या सारे अबव चॉइसेस में ट्राई करूंगा। फर्स्ट टू 20 जो भी है उन सब में मैं ट्राई करूंगा, उसमें मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 21st वाला भी चलेगा, फ्लोट। ठीक है, तो ये तो मोस्ट लाइकली यही अपन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि भाई ये वाला तो रहे, नेक्स्ट राउंड में इससे ऊपर वाला मिल जाए। पर फिर ये स्लाइड, ये तीसरा वाला, ये क्या चीज है? हाँ स्लाइड, ये थोड़ा एक नया ऑप्शन है, पहले नहीं होता था। ठीक है, ये नया ऑप्शन कुछ सालों पहले लेके आए हैं। ठीक है, सरकार वाले। स्लाइड फिसल रहा है। ठीक है, स्लाइड, इसका मतलब ये थोड़ा सा देखो इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा अलग है। इसका मतलब मैं नेक्स्ट राउंड में जाऊंगा तो सही, पर थोड़ा सा अलग तरह। अब देखो 21st चॉइस मेरे को मिला, कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं इसको।
21st चॉइसेस कुछ तो होगा। मान ले 21st चॉइस था एनआईटी नागपुर में जो है केमिकल, मान ले उदाहरण है बस। सो एनआईटी नागपुर में केमिकल था 21st चॉइस में। उसके ऊपर जो 20 चॉइसेस थे उसमें मैंने सारे कॉलेज भरे होंगे, है ना। एनआईटी सूरतकल भी होगा और नागपुर भी होगा, कुछ आईआईटी भी होगा, अलग अलग हो सकता है, कुछ भी भरा हो सकता है मैंने। स्लाइड का मतलब है मैं नेक्स्ट राउंड में जाऊंगा, पर मैं नेक्स्ट राउंड में सारे के सारे 20 चॉइसेस जो है ऊपर वाले उन पे ट्राई नहीं करना चाहूंगा। मैं ओनली ट्राई करूंगा उसी कॉलेज के ऊपर वाले चॉइसेस जो मुझे अभी मिला है। इसका मतलब अभी मुझे एनआईटी नागपुर मिला है, फर्स्ट 20 चॉइसेस में से हो सकता है मैंने थर्ड चॉइस, 10th चॉइस और 15th चॉइस, थर्ड 10th और 15th चॉइस हो सकता है मेरा थर्ड 10th और 15th चॉइस भी एनआईटी नागपुर ही हो सकता है कोई और ब्रांच होगा, पर एनआईटी नागपुर ही था। ठीक है, यहां पे थर्ड चॉइस एनआईटी नागपुर कुछ और ब्रांच था, 10th में कुछ और ब्रांच था, तो ये 3 चॉइसेस एनआईटी नागपुर थे। स्लाइड का मतलब है गो टू नेक्स्ट राउंड, बट ट्राई करना है कौन से ओनली अबव ऑप्शंस विथ सेम कॉलेज। इसका मतलब मेरे को बाकी 17 ऑप्शंस नहीं चाहिए। 20 थे ना इसके ऊपर तो, पर 20 में से बाकी 17 नहीं चाहिए, वो मैं खुद ही ड्रॉप कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि मेरे को यही 3 ऑप्शंस में से थर्ड, फिर 10th, 15th जो कि 980 नागपुर वाले थे, इनमें से अगर कोई मिलता है तो फिर मैं लूंगा आगे नेक्स्ट राउंड में, अदरवाइज ये 21st वाला ही है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड स्लाइड। फ्लोट मतलब सारे ऑप्शंस खुले रहे मेरे लिए आगे राउंड्स में, स्लाइड मतलब ओनली उसी कॉलेज के ऑप्शंस मेरे लिए खुले रहे। पर अभी तुम्हारे मन में एक शंका जाग रही होगी, है ना, मन में शंका जाग रही होगी, मन में एक दुविधा, क्या शंका जाग रही होगी? दोनों नहीं, दोनों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोट या स्लाइड या फ्रीज, इन तीनों में से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मैं एक ही ऑप्शन, इसलिए बहुत सोच समझ के करना है, या तो फ्रीज या फ्लोट या स्लाइड, एक ही ऑप्शन चूज होगा। हाँ, then there is no option of putting slide, because slide only means ki only the same college in the above list. So if there is NIT Nagpur is not in the above list, तब तो स्लाइड का कोई मतलब ही नहीं है, तब तो मे बी द स्लाइड ऑप्शन विल ऑल्सो नॉट कम इन दैट केस। ठीक है, पर एक शंका जो मन में जाग रही होगी, क्या भाई तनिष? हाँ, फ्लोट करें कि स्लाइड करें, बल्कि स्लाइड करने का फायदा क्या है? क्योंकि ध्यान से देखो, स्लाइड जो है वो तो फ्लोट का ही सबसेट है कि नहीं है कि नहीं है? सबसेट है कि नहीं है? सबसेट है। और स्लाइड में मुझे एक फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि फ्लोट में मेरे लिए सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, 20 के 20 जो ऊपर भरे थे, और वो मैंने प्रायोरिटी भरी थी, है ना, रैंडम तो था नहीं, वो मैंने भरा था। और स्लाइड में मेरे पास केवल उसी कॉलेज के ऊपर वाले ऑप्शंस अवेलेबल है, तो मैं खुद के ऑप्शंस कम क्यों करूं? स्लाइड में तो ये कर रहा है, खुद के ऑप्शंस कम कर रहा है, तो फिर स्लाइड ऑप्शन दिया ही क्यों है? ओके, बिल्कुल सही। तो देख के पहले ऐसा लगता है कि स्लाइड ऑप्शन का फायदा क्या है, पर जब सच में चॉइस फिलिंग होती है, और जब सच में राउंड 1 में सीट मिलती है, और उसके बाद जब बच्चों को सोचना पड़ता है, तब अपने को स्लाइड ऑप्शन का महत्व समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी कई बार ऑप्शन एंट्री सही से करते थोड़ी है ना। ठीक है, ऑप्शन एंट्री में मजे में कर देते हैं। ठीक है, और फिर बाद में जो है उनको लगता है कि अरे यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी है। उदाहरण के तौर पे उदाहरण दे रहा हूं बस, कि मान लो 21st चॉइस, ठीक है, 21st चॉइस मैंने जो है कुछ भर दी, आईआईटी कानपुर में मैकेनिकल, है ना, 21st चॉइस मेरी भरी है, वो मेरे को मिल गया। उसके बाद मेरी नजर पड़ी कि यार 15th चॉइस जो है वो तो मैंने भरा हुआ है आईआईटी भुवनेश्वर में कोई तो ब्रांच, और अब मेरी अंतरात्मा जागी कि यार अभी आईआईटी कानपुर मिल चुका है, अगर मैंने फ्लोट कर दिया हो सकता है कि आईआईटी कानपुर चला जाए और आईआईटी भुवनेश्वर आ जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है ना, हो सकता है। इसीलिए चॉइस फिलिंग में ध्यान से भरना पड़ता है कि कौन सा ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, क्योंकि हर साल विद्यार्थी इस परेशानी में फंसते हैं। ठीक है, पहले ऊपर नीचे प्रायोरिटी ध्यान से नहीं करते हैं, और फिर सोचते हैं कि यार आईआईटी कानपुर तो बढ़िया टॉप आईआईटी है, आईआईटी भुवनेश्वर तो 4 साल पहले खुला है। ठीक है,
फ्लोट कर दिया तब तो रिस्क है, ठीक है ना, फंस जाऊंगा मैं। फिर वो सोचते हैं कि अब मैं स्लाइड कर देता हूं कि आईआईटी कानपुर का ही ऊपर वाला मिल जाए, और उसमें क्या होगा, यस आईआईटी भुवनेश्वर का रिस्क तो एलिमिनेट हो जाएगा, पर उसमें और जो उसके अलावा अपने भरे थे आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे या और कुछ भी, वो भी आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे केसेस में स्लाइड फिर बाद में काम आ जाता है, ठीक है। पर ठीक है, पहले ही अपने को इतना सोच समझ के भरना है, ठीक है, पहले ही सोच समझ के भरना है कि बाद में हम किसी दुविधा में पड़े नहीं, ठीक है। बट दैट इज द एडवांटेज जो ये स्लाइड ऑप्शन इसलिए दिया गया है, ठीक है। हालांकि रीजन कुछ और होता है स्लाइड ऑप्शन देने का, वो अपना काम आसान कर रहे होते हैं, पर विद्यार्थियों के लिए ये फायदा है, ठीक है। रीजन ये होता है कि वो सेम कॉलेज का होगा तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वापस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो स्लाइड ऑप्शन ले लिया तो बेटर है, ठीक है। ये एक्चुअल रीजन है, पर ठीक है, अपना फायदा जो आ रहा है वो अपन देखते हैं यहाँ पे। ओके, फ्रीज फ्लोट स्लाइड हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीन चीजें, रिकैप, सीट जिसको नहीं मिला मजे ही मजे, सीट मिला, तीन चीजें, फीस भरो 30,000, डॉक्यूमेंट अपलोड करो सारे, और फिर ये इन तीनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करो। ये करने के लिए हमारे पास कितना दिन है, 13 जून को रिजल्ट आया, सीट एलोकेशन राउंड 1। फिर बोल रहा है अरे बहुत टाइम है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग इस बार बहुत टाइम दिया है, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरीज इफ रिक्वायर्ड, लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट 26 जून, बहुत टाइम दिया इस बार, ठीक है। ये थोड़ा सा इन्होंने पता नहीं क्यों किया ऐसा, बल्कि फिलिंग के लिए ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, पर ठीक है, इस बार फिलिंग के लिए टाइम कम है, एंड ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने में क्या पता 10 दिन लग जाए, ठीक है ना, तो इसलिए हो सकता है इन्होंने बहुत टाइम दे दिया। खैर जो भी है, 26 बहुत टाइम है। उसके बाद ये बोल रहा है एक और चीज़ जो छोटी सी लिखी है पर इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट्स टू क्वेरीज, वो 26 जून वाला जो है उसको देखो, रिस्पॉन्स टू कैंडिडेट बाय कैंडिडेट टू क्वेरीज, ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। क्वेरी को समझना पड़ेगा। अच्छा, अब ये नहीं करना है कि भाई सीट मिल गया, 3 काम करने हैं, फीस हमने भर दी, डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया, और ये इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद मजे में हो गया, चलो हो गया अपना काम, ठीक है ना, मजे में आ गया एकदम कि भाई अपने तो कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दी, फीस दे दी। नहीं, ऐसे नहीं कर चलेगा, सतर्क रहना है, ठीक है, सतर्क सावधान रहना है, क्योंकि वो बोल रहा है रिस्पॉन्स टू क्वेरीज। हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, 13 to 26 में पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, हो सकता है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ लगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो सकता है कुछ गड़बड़ लगे, तो अगर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ लगी तो वो बोलेंगे, वो क्वेरी रेज करेंगे, ठीक है, और वो बोलेंगे कि यार ये डॉक्यूमेंट हमें सही नहीं लग रहा है, इसको रीअपलोड करो। ओके, तो वो चीज अगेन क्वेरी कहां पे रेज होगी, हाँ पोर्टल पे, ठीक है, फोन नंबर पे कॉल नहीं आएगा, ठीक है, सही है। तो बैठ मत जाना, पोर्टल खोल के देखते रहना, 13 से 26 के बीच में पोर्टल खोल के देखते रहना, कहीं कोई क्वेरी तो रेज नहीं हो गई, कहीं मेरा कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ तो नहीं है, तो चेक करना है, और चेक करते रहो। अगर कोई क्वेरी रेज हुई है तो डॉक्यूमेंट जो भी वो मेंशन करेंगे, डॉक्यूमेंट को वापस सही से देखो क्या प्रॉब्लम है, वापस सही से अपलोड करो, और कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तो ठीक है। और एक बार तुम्हारे वेरीफाई हुए, यस, ये मत सोचेंगे यार बैठ बैठ के रोज मेरे को देखना पड़ेगा क्या, क्योंकि एक बार अगर वेरीफाई हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो वो ये भी वहां पे आपको पोर्टल पे मेंशन कर देगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, ठीक है, डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड, ऐसा भी वो करके पोर्टल पे दिखा देगा जिसका हो गया है, तो उसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं। पर तब तक जब तक वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं दिखा रहा है पोर्टल पे आपको, तब तक देखते रहो कोई क्वेरी। हाँ सर, हाँ किस चीज का सर, ये चीज, ये तो चेंज कर सकते हैं, इसमें मैं बताता हूं अभी कैसे चेंज कर सकते हैं। मतलब आप पूछ रहे हैं कि 13 दिन में, मैंने गलती से हाँ हाँ अभी तक डेट नहीं हुआ है, मैं फ्लोट को शिफ्ट कर सकता हूं क्या? हाँ कर सकते हैं आप, डेट कंप्लीट नहीं हुआ बीच में मैं बात कर, हाँ आप कर सकते हैं, क्योंकि 26 डेडलाइन है इसके लिए, तीनों ही चीज़ों के लिए डेडलाइन इज 26। ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरीज एंड्स यहाँ पे 26 जून। सो 26 जून तक हमें ये करना है, ठीक है, 26 जून से पहले इसको हम कर सकते हैं ऊपर नीचे, यस ओके, ठीक है। तो ये हुआ क्वेरी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, राउंड 1 की समाप्ति, ठीक है, राउंड 1 डन, राउंड 1 खत्म हो गया। अब हम आते हैं राउंड 2 पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, राउंड 2,
जो कि उसके जस्ट बाद होगा फिर 26 जून फी पेमेंट वगैरह हो गया, रेजोल्यूशन ऑफ फी पेमेंट, ठीक है, एंड देन सीट अलोकेशन राउंड 2। उसके बाद अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। इनमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या इसके बाद? नहीं, कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ये नहीं करना। अरे मैंने तो 100 चॉइसेस भरी थी, राउंड 1 में मेरे को कुछ मिला नहीं, तो एक काम करता हूँ अब भर देता हूँ, ठीक है। अब नहीं भर पाएगा, जो भी भरना था पहले ही भरना था, इसलिए वो डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राउंड 1 के बाद नहीं जागना है कि नहीं मिला, पहले से सारा भरो। अच्छा, अब आते हैं अपन राउंड 2 पे। राउंड 2 पे, ठीक है, राउंड 2। राउंड 2 में क्या होगा? फिर से सेम चीज होगी, सीट अलोकेशन राउंड 2 30 जून को लिखा है। अब क्या होगा? फिर से वही वापस वहां पे चले जाते हैं अपन। फिर से 2 केसेस हैं, फिर से या तो सीट मिलेगा या तो फिर से सीट नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर से जिसको सीट नहीं मिला उसको क्या करना है? उसके मजे, राउंड 3 में एंट्री। फिर जिसको सीट मिला, अच्छा अब इसमें भी 2 केसेस बनेंगे। जिसको सीट मिला राउंड 2 में, उसमें भी 2 केसेस बनेंगे। क्या 2 केसेस बनेंगे? एक जिसको पिछली बार राउंड 1 में नहीं मिला था पर अब राउंड 2 में मिल गया, हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। और दूसरा केस जिसको राउंड 1 में भी मिला था पर राउंड 2 में फिर से मिल गया, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? ये तो होगा ही ना, राउंड 1 में मिला है तो राउंड 2 में तो पक्का मिलेगा ही, ठीक है, वो तो हो गई। तो 2 केस है। अब जिसको पिछली बार राउंड 1 में नहीं मिला था, ध्यान समझना, राउंड 1 में नहीं मिला था पर राउंड 2 में मिल गया है, उसको क्या करना है? उसको ये 3 प्रोसेस करना है, क्योंकि उसने पहली बार नहीं किए थे, पहली बार मिला ही नहीं था, तो उसको ये करना है। फीस भरनी है, उसने पहले तो नहीं दी थी, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है क्योंकि पहले नहीं किया था, और फ्रीज फ्लोट साइड ऑप्शन में से चुनना है। मतलब जब भी आपको ये, जिस भी राउंड में आपको सीट मिला, उस राउंड में, चाहे फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, उसमें आपको ये 3 स्टेप करने पड़ेंगे, ठीक है। पर फिर वो इंसान जिसको पहले मिल गया था राउंड 1 में और उसको वापस मिला, मान लो मुझे 21st चॉइस मिल गया था राउंड 1 में, फिर मैंने फ्लोट किया और मेरे को राउंड 2 में 18th चॉइस मिल गया, ऊपर मिल सकता है, तो अब मुझे क्या वापस करना पड़ेगा ये सब? नहीं, ठीक है। फीस वापस नहीं देनी है, दे चुके हैं एक बार। डॉक्यूमेंट अपलोड वापस नहीं कर रहे हैं, दे कर चुके हैं, वेरीफाई भी हो चुका है। पर ये स्टेप है जो हमें बार बार करना पड़ेगा, हर प्रोसेस में या हर राउंड में। ओनली द स्टेप 3 है जो हमें बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। बल्कि हमें सेलेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा, वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होगा, ठीक है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन जो है ना, इसको थोड़ा वापस समझना पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होगा, इसका मतलब क्या बताता हूं। मतलब मान लो मैंने फर्स्ट राउंड में फ्लोट किया, सेकेंड राउंड में जब वापस सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा, ये दोनों चीजें तो हमें नहीं करनी। अब इसमें क्या मुझे वापस फ्लोट करना है क्या सेलेक्ट? वापस फ्लोट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट, वो एक ऑप्शन रहता है जहां पे वो दिखता है फ्लोट सेलेक्ट वाला, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वहां पे फ्लोट सेलेक्टेड होगा। अगर राउंड में मैंने फ्लोट किया है तो बाय डिफॉल्ट वो फ्लोट सेलेक्टेड होगा। अगर राउंड 1 में मैंने स्लाइड सेलेक्ट किया है तो बाय डिफॉल्ट वो स्लाइड सेलेक्टेड होगा। अगर राउंड 1 में मैंने फ्रीज कर दिया है तब तो राउंड 2 में मैं गया ही नहीं, वो तो वहीं पे एग्जिट हो गया, ठीक है। तो वो बाय डिफॉल्ट वही सेलेक्टेड होगा। तो क्या अपन चेंज नहीं कर सकते क्या फिर? अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है ना। हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, क्या चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मैंने फ्रीज किया था, फ्रीज, तब तो क्या हो गया? तब तो कुछ भी नहीं कर सकते, तब तो एग्जिट ही है, मतलब तब तो राउंड 2 में अपन जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तब तो राउंड 2 में अपन जा भी ही नहीं रहे। अगर मैंने फ्लोट किया था राउंड 1 में, लेटर राउंड्स में क्या कर सकते हैं? इसको चेंज करके, मतलब फ्लोट बाय डिफॉल्ट अपने आप फ्लोट रहेगा, पर इसको मैं चेंज करके चाहूं तो स्लाइड भी कर सकता हूं, चाहूं तो फ्रीज भी कर सकता हूं। राउंड 1 में मैंने फ्लोट किया, यस, 21st चॉइस मिला था, पर राउंड 2 में मेरे पसंद का मिल गया, तो मैं उसको फ्रीज कर सकता हूं, ठीक है। राउंड 2 में चेंज कर सकते हैं अपन, या फिर मैं स्लाइड भी कर सकता हूं, ठीक है। फ्लोट राउंड 1 में था, चेंज करके स्लाइड या फ्रीज कर सकते हैं। पर अगर मेरे को स्लाइड मैंने किया था राउंड 1 में, इसको मैं चेंज करके केवल फ्रीज कर सकता हूं।
ये नहीं करना कि भाई पहले तो स्लाइड कर दिया था कि इसी कॉलेज जाऊंगा, ठीक है, फिर बाद में बोल रहा है नहीं नहीं वो दूसरा कॉलेज भी अच्छा ही था यार, ठीक है फ्लोट कर लेता हूँ, ठीक है, ये नहीं है ना, क्योंकि वो कॉलेज बाय कॉलेज चलता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑलवेज कॉलेज बाय कॉलेज चलता है ना, तो इसीलिए उन्होंने स्लाइड का ऑप्शन दिया है। तो फ्लोट इन राउंड 1 कैन बी चेंज टू स्लाइड या फ्रीज लेटर ऑन, पर स्लाइड इन राउंड 1 कैन बी ओनली चेंज टू फ्रीज लेटर ऑन। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी जरूरी है। तो बहुत सोच समझ के फ्रीज फ्लोट स्लाइड वाला ऑप्शन हमें लेना है, ठीक है ना, बहुत सोच समझ के। ओके ठीक है, अब क्या होगा, राउंड 2 भी समाप्त, फिर से मिला नहीं मिला जो भी है, अब ये सेम चीज रिपीट होती रहेगी, फिर राउंड 3 होगा फिर से सेम चीज, ठीक है, राउंड 4 होगा फिर से सेम चीज, राउंड 5 होगा फिर से सेम चीज। नाउ सीधे हम आ जाते हैं राउंड 5 पे, अब थोड़ा लास्ट वाला पार्ट जो है, सीधे हम आ जाते हैं राउंड 5 पे, जो कि बोल रहा है 16 जुलाई सीट अलोकेशन राउंड 5, फाइनल राउंड ऑफ सीट अलोकेशन फॉर आईआईटीज या आईएससी। जैसा हमने बोला था इस बार 6 राउंड नहीं, इस बार 5 ही राउंड है। आईआईटीज के लिए 5वां राउंड है, आईआईटी और आईएससी 5वां राउंड ही लास्ट राउंड है। अगर हमें 5वें राउंड में कुछ मिला तो वही मिलेगा, 5वें राउंड तक नहीं मिला आईआईटी आईएससी में तो फिर नहीं मिलेगा, उसके बाद कोई आईआईटी आईएससी के लिए सिलेक्शन नहीं होने वाला। राउंड 5 इज फाइनल, ठीक है। सो लास्ट राउंड, ठीक है, अगली जो चीज पढ़ेंगे अपन दैट इज लास्ट राउंड। लास्ट राउंड पे जाते हैं। सो लास्ट राउंड जैसा अपन बोला आईआईटी आईएससी के लिए, आईआईटी आईएससी के लिए इट इज यस 5th राउंड, 5th राउंड इज लास्ट, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा 5th राउंड में अगर मुझे कुछ नहीं मिला तब तो ठीक है, फिर तो उसके बाद तो आईआईटी जो नहीं मिलेगा, एनआईटी वगैरह मिल सकता है, पर नहीं मिला 5th राउंड में, आईआईटी ऐसी की बात कर रहा हूं बस, नहीं मिला फिर तो नहीं मिलेगा। पर अगर 5th राउंड में मुझे मिला है कुछ, ठीक है, कुछ मिला है आईआईटी ऐसी कुछ भी मिला है, अब मेरे को क्या फिर से ऑप्शन है क्या फ्री फ्लोट साइड नहीं, ये तो लास्ट राउंड है आईआईटी के लिए, तो इसमें मुझे फ्रीज ही करना पड़ेगा, चाहे पहले वाले राउंड में मैंने कुछ भी किया हो, पर अब मुझे फ्रीज ही करना पड़ेगा। दिस इज द लास्ट ऑप्शन, ठीक है, आईआईटी इसके लिए दिस इज द लास्ट राउंड। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। ये चीज थी बात आईआईटीज की, है ना, दिस वाज अबाउट आईआईटीज। अब अपन जाते हैं एनआईटीज पे, ठीक है। नाउ वी गो टू एनआईटीज। एनआईटीज के लिए क्या, एनआईटीज के लास्ट राउंड ये लास्ट राउंड नहीं है, ठीक है। एनआईटीज के लिए थोड़ा सा खेल अलग चलता है। एनआईटी प्लस सिस्टम, जो अपन एनआईटी बोल रहे हैं एनआईटी प्लस सिस्टम, मतलब एनआईटी ट्रिपल आईटी वगैरह, उसके लिए क्या है, उसके लिए तो क्या बोल रहा है उसके बाद, फाइनल राउंड फॉर सीट एलोकेशन आईआईटी एंड्स फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम ओनली। उसके बाद इसने लिखा इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट, विड्रॉल क्वेरी रिस्पॉन्स, ठीक है, तो विड्रॉल का है, ये भी अपन बता देंगे अभी। और लास्ट में है ऑनलाइन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फीस, पीएफ विजिट सीसैप वेबसाइट। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग। एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए हुआ क्या, उसके लिए भी देखा जाए तो एक तरह से 5th राउंड लास्ट है ना, जोसा के नजरिए से। पर देखो एनआईटी प्लस में भी 5th राउंड में अगर मुझे नहीं मिला तो भी मेरे पास एक ऑप्शन है, और मिला तो भी ध्यान से देखना है क्या करना है, ठीक है। अगर मुझे 5th राउंड में कुछ मिला है एनआईटी में से, एनआईटी ट्रिपल आईटी वगैरह में से, तो क्या करना पड़ेगा, एक और बार फीस देनी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल एडमिशन फीस। पार्शियल एडमिशन फीस ये बस एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए बोला, आईआईटी के लिए नहीं, ठीक है। पर एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए मुझे एक और देना पड़ेगा, पहले भी यहां पे दिया था 30,000, पर फिर से देना पड़ेगा, जिसको सीट मिला है, सीट मिला उसके लिए पार्शियल एडमिशन फीस, पीएफ बोलते हैं इसको। और ये पार्शियल एडमिशन फीस ये कितनी होती है, ये कितनी होती है, ये होती है 45,000, 45,000। ये पहले 40,000 हुआ करती थी ठीक है, 40,000, ठीक है। तो हमें लग रहा था कि भाई सरकार ने जनता के भले के लिए बहुत काम किए हैं, ठीक है, पर ये आंखों का धोखा था। इधर 5,000 कम किए और इधर 5,000 बढ़ा दिए, जनता की आंखों में धूल झोंकी गई है। चलिए, तो इधर 45,000 देने पड़ेंगे, और ये 45,000 देना ही पड़ेगा अगर आपको एनआईटी ट्रिपल आईटी जो भी सीट मिला है वो चाहिए, तो देना ही पड़ेगा।
अगर वो फिफ्थ राउंड में जो सीट मिला, दिस इज द फिफ्थ राउंड, इज द लास्ट राउंड, तो वो सीट देना ही पड़ेगा, वो देना ही पड़ेगा अगर आपको सीट चाहिए। नहीं दिया तो फिर से क्या हुआ, NIT प्लस वाले के लिए नहीं दिया फिर से निकाल देंगे, ठीक है ना। चलिए फीस नहीं देते हैं टाइम पे तो ही निकाल देते हैं, ठीक है, ऐसा है। अब ये NIT प्लस के लिए इन्होंने क्यों किया है, IIT के लिए क्यों नहीं है, उसका भी एक रीजन है थोड़ा अच्छा खासा। ओके, इसका रीजन ये होता है कि भाई बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा करते हैं, IIT में नहीं होता ऐसा, IIT की सीटें खाली नहीं रहती हैं, पर NIT में कई बार ऐसा हो जाता है कि लास्ट राउंड के बाद लोग लास्ट राउंड तक जाते हैं और फिर किसी भी रीजन की वजह से NIT ज्वाइन नहीं करते हैं, कोई और कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं, जो करना है कर लेते हैं, ठीक है। NITs में होता है ऐसा, इसीलिए ये फीस भरवाते हैं ये देखने के लिए कौन सी सीट खाली है कौन सी सीट खाली नहीं है। तो जिसने ये फीस नहीं दी उसको बाहर कर देंगे और वो सीट खाली हो जाएगी। अब उस खाली सीट का क्या होगा वो इधर समझ में आएगा अभी, पर वो सीट खाली हो जाएगी जिसने फीस नहीं दी, याद रखना। अब ये मन में विचार आ रहा होगा, ठीक है, पेरेंट्स के मन में खासकर, क्यों 30,000 पहले चला गया, ठीक है, 45,000 इधर भी है, फिर कॉलेज का फीस अलग होता है, तो इतना सारा देना पड़ेगा क्या? नहीं, ये देखो 30,000 45,000 मिला के हुआ 75,000। 75,000 में से बस 5,000 जो होता है वो होता है जोसा का प्रोसेसिंग फीस, बाकी जो 70,000 बचे वो सीधे जाएंगे जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उसको। तो वो कॉलेज का जो फीस होता है सेमेस्टर का उसमें डायरेक्टली वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कॉलेज में जिसमें मुझे एडमिशन मिला उसका अगर फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है मान लो 80,000, तो मैंने 70,000 इधर ऑलरेडी दे दिया है, बस मुझे 10,000 और देने की जरूरत है, तो ये कॉलेज फीस में आ जाता है, अलग से बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए बहुत बड़े, पर ये देना जरूर है उस टाइम पे अगर सीट चाहिए तो, नहीं तो सीट जाएगा। अगला, अगर मुझे सीट नहीं मिला, ठीक है, अगर मुझे सीट नहीं मिला या फिर मुझे सीट मिला पर मुझे अभी भी लग रहा है कि NIT में मुझे या IIIT में मुझे और बेटर मिल सकता है, तो अभी भी NIT प्लस सिस्टम के लिए एक आखिरी ऑप्शन बचा हुआ है। या तो सीट नहीं मिला या फिर सीट मिला, फीस हमने दी, ये तो देना पड़ेगा 45,000, उसके बाद भी मुझे लग रहा है यार नहीं और बेटर मिल सकता है, तो फिर एक आखिरी अंतिम हमारे पास ऑप्शन होता है CSAT, इसको बोलते हैं CSAT, ठीक है ना। ये बचाएगा मैं, जिसको भी सीट नहीं मिले, जो भी मजे कर रहा था अभी तक, ठीक है, ये बचाएगा मैं। CSAT ये भी बड़ा मस्त होता है। CSAT जल्दी से बता दो CSAT क्या है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, CSAT की जानकारी आपको कुछ भी जोसा के साइट पे या जोसा के वो जो बिजनेस रूल्स का PDF है उस पर नहीं मिलेगी, वो बस ऐसे ही लिख देंगे जैसे यहां पे लिखा है विजिट CSAT, है ना, विजिट, क्योंकि वो इनका काम नहीं है, ठीक है, अपने काम से काम रखते हैं ये, ठीक है। तो जोसा का काम था ये करना जो अभी तक इन्होंने किया, ठीक है। CSAT एक अलग अथॉरिटी है और CSAT एक अलग अथॉरिटी, तो अब जो खेल जाएगा वो पूरा CSAT के पाले में जाएगा। अब जोसा नहीं इंटरफेयर करेगा, यहां पे जोसा काम खत्म। IIT का तो लास्ट राउंड ही हो गया, अब IIT के लिए तो कुछ CSAT पर होता ही नहीं है। NIT प्लस के लिए जो सीटें खाली बच गई उसमें CSAT होगा, इसका समझते हैं जल्दी से। दिस इज ओनली फॉर NIT प्लस सिस्टम, CSAT। तो CSAT फॉर NIT प्लस सिस्टम। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा, CSAT ये होता है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, कुछ तो ऐसा होता है, ठीक है। ये देखेगा कि भाई राउंड 5 के बाद ये जोसा से डेटा लेगा, जोसा से डेटा लेगा और बोलेगा भाई राउंड 5 के बाद NITs में कौन सी सीट खाली रह गई, है ना। अगेन कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी है, होम स्टेट, अदर स्टेट हो पाएंगे अपन, जनरल, OBC, हर कैटेगरी में, हर डिपार्टमेंट, हर कॉलेज में कितनी कितनी सीटें खाली है। और इवन ये रिलीज भी करेगा एक सीट मैट्रिक्स, ये बताने वाला सीट मैट्रिक्स रिलीज भी करेगा कि कितनी सीटें अभी खाली बची हैं, किस NIT में, किस ब्रांच में, किस कैटेगरी की कितनी सीट खाली, डिटेल्ड एकदम पूरा वो बताएगा ये। तो आप देखते हो कह रहे ये खाली है, NIT सूरतगढ़ में ये खाली है, ये मिल सकता है, आइडिया लग सकता है कि क्या मिल सकता है। ओके, और फिर एक बार ये सीट मैट्रिक्स आ गया, अभी जो भी विद्यार्थी जिनको NIT प्लस में नहीं मिला था या जिनको मिला भी था पर उनको लग रहा था ये मेरे को और भी बेटर मिल सकता है, क्योंकि सीटें खाली होती हैं, सच में सीटें खाली होती हैं राउंड 5 के बाद NIT में बहुत सारी। तो अगर आपको नहीं भी मिला यहाँ पे और आपका आसपास है, ठीक है, मतलब क्लोजिंग रैंक बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपको डेफिनेटली इसमें मिल सकता है। या यहाँ पे अगर आपको अगर अपना 15th चॉइस मिला था
डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपको अपना 8th 10th चॉइस मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए सीसैप बहुत बढ़िया ऑप्शन है। बहुत सारे विद्यार्थी करते नहीं है सर, इसको पता नहीं यूज़ क्यों, पर एनआईटीज़ के लिए और ट्रिपल आईटीज़ के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, जिसको मिला है उसके लिए भी। अच्छा, अब क्या होगा, सीट मैट्रिक्स रिलीज हो गया, फिर हमें इसमें क्या करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, है चाहे नहीं मिला हो पहले चाहे मिला हो पहले, अब मैं क्या करूंगा, सीसैप की साइट पे जाके रजिस्टर करूंगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन, सीसैप अलग से करना पड़ेगा। ये नहीं बोलना कि यार जोसा भी किया था ना वापस क्यों करूं, ठीक है। कॉलेज चाहिए तो करना पड़ता है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन है ना पहली चीज। दूसरा चीज फिर क्या करना पड़ेगा, क्या चॉइस फिलिंग भी वापस करनी पड़ेगी क्या हमने जोसा में तो 100 चॉइस भरी थी, तो इनको वहीं से डेटा ले लेना चाहिए, हम क्यों करें, हैं। चॉइस फिलिंग भी वापस नए तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका पूरा ही नया चलेगा, नए तरह से चॉइस फिलिंग। अब नए तरह की चॉइस फिलिंग में आप कुछ भी कर सकते हो सकता है जोसा में आपने अलग भरे हो कुछ, पर यहां पे आप कुछ भी अपने हिसाब से अलग भर सकते हो, कितने भी भर सकते हो, अगेन कुछ भी भर सकते हो, एनी चेंजेस यू कैन डू, ऊपर नीचे कुछ भी नए तरह से फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे। अब क्या होगा, बेस्ड ऑन एम्प्टी सीट्स, जो भी सीटें खाली रह गई थी इधर, एनआईटी प्लस में, बेस्ड ऑन एम्प्टी सीट्स, फिर से वैसे इसी तरीके से जो हमने पढ़ा समझा था उसी तरीके से फिर से वो होगा, अलॉटमेंट होगा कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, उन्होंने क्या क्या चॉइसेस भरी हैं, उनकी रैंक कितनी कितनी है और कितनी सीटें खाली हैं, उसके हिसाब से वैसे ही पहले की तरह अलॉटमेंट होगा। और इसके 2 राउंड होंगे, राउंड 1 एंड राउंड 2। तो आप इवन चाहो तो इसका भी क्लोजिंग रैंक ओपनिंग रैंक देख सकते हो, ये सीसैप की साइड में मिलेगा अलग, ठीक है। जोसा का भी देखेंगे और इसका भी चाहो तो देख सकते हो। तो कई बार काफी डिफरेंस आ जाता है ना, कई बार काफी डिफरेंस आ जाता है। कुछ में तो हमने देखा कि मतलब जैसे यहां पे कोई एनआईटी में, कोई कॉलेज में, कोई ब्रांच जोसा के लास्ट राउंड में 35,000 रैंक पे, मान लो जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक 35,000 पे बंद हो रहा है, वो इधर खिसकता 45,000 चला जाता है, इतना डिफरेंस भी आ जाता है, ओके। तो दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। ये हमारी बात रही सीसैप की, ओके, ठीक है। सीसैप भी हो गया, ओके। एक लास्ट चीज बचती है बस, हाँ सर, हाँ नहीं, ये सीट अब अगर उसमें हमें कुछ सीट मिला, मतलब ऐसा कह रहा था कि यहां पे मैंने अलग से चॉइस फिलिंग की, इसमें मुझे ये कोई नया सीट मिला, कोई भी नया सीट हो तो ये वाला सीट जाएगा, नहीं तो अगर उसमें कुछ नहीं मिला तब ये वाला सीट रहेगा, अगर उधर कुछ नहीं मिला तो तब ये वाला सीट रहेगा, एज लॉन्ग एज मैंने फीस भरी। फीस भरनी जरूरी है, फीस भर के आप सीसैप में जा सकते हो। फीस भरना मतलब मैंने सीट सिक्योर कर रखी है, मेरी सीट कोई ले नहीं सकता है। फीस नहीं भरी वो सीट खाली है, क्योंकि सीसैप जो डेटा सीट मैट्रिक्स का ला रहा है कि कितनी सीट खाली है, वो वहीं से ला रहा है कि कितनों की फीस नहीं आई। तो अगर मैंने फीस भरी है तो मेरी सीट सिक्योर है। अब सीसैप में मैंने 10 चॉइसेस भरी, उनमें से अगर मुझे कुछ मिला तब ये गया, फिर ऑप्शन नहीं रहेगा कि इन दोनों में सेलेक्ट कर लो, तो वो भी ध्यान से भरना होता है, ठीक है ना। कभी कभी विद्यार्थी ये भी गड़बड़ कर देते हैं, उसमें फिर अलग भर देते हैं, फिर सोचते हैं यार यही वाला बेटर था, ठीक है, तो ये वाला बेटर था तो अब वो गया, अब वो नहीं मिलेगा। अगर उधर कुछ नहीं मिला तब ये है, पर अगर वो कुछ मिल गया तो ये जाएगा। मतलब आपको एक टाइम पे 2 सीट्स नहीं हो सकती हैं। अभी मेरे पास ये सीट सिक्योर है क्योंकि मैंने फीस दी, अगर मैं वहां जा रहा हूं तो मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे कोई और मिल गई तो मैं इसको छोड़ दूंगा, कोई और नहीं मिली तो ये ठीक है। तो जब तक मुझे कोई और नहीं मिलेगी तब तक मेरे पास ये है क्योंकि मैंने फीस दी हुई है भाई। पर अगर वहां पे मिल गई तो फिर मैं 2 सीट लेके नहीं बैठ सकता, या मुझे चॉइस ऑप्शन भी नहीं मांगेगा वो कि दोनों में से कौन सा चाहिए, फिर मेरे को वही मिलेगा ऐसा। हाँ राउंड 1 में तूने 21st चॉइस मिला, कोई आईआईटी फ्लोट किया, तूने फ्लोट किया, फिर राउंड 2 में कोई एनआईटी मिल गया, 15th चॉइस वाला एनआईटी मिल गया, सही है। तो क्या मुझे कोई ऑप्शन
क्या उधर राउंड 2 मिलने पे ये ऑटोमेटिक है? नहीं, ठीक है, नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए तो विद्यार्थी स्लाइड ऑप्शन चुनते हैं, जो बताया था कि और ऊपर तो एनआईटी भर दिया है, कहीं गलती से ही मिल गया तो, है ना। अब फिर होप करना पड़ेगा बस कि आगे के राउंड्स में 15 से ऊपर वाला को और कुछ मिल जाए, है ना, या फिर स्लाइड करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सोच समझ के भरना है, ठीक है, ताकि बाद में अपन ट्रैप ना हो जाए। बहुत सारे विद्यार्थी ट्रैप हो जाते हैं फिर बाद में, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। एक बार में हमारे पास एक ही सीट रहेगी, ठीक है, और जो हम चुन रहे हैं उसके हिसाब से रहेगा। चलिए, लास्ट थिंग जो बचती है इसमें, दैट इज ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, जो अभी विद्यार्थियों के लिए अगले 3-4 दिनों में सबसे बड़ा काम रहने वाला है। ओपनिंग क्लोजिंग रैंक और उसका अपना कैटेगरी वाइज थोड़ा सा रिसर्च, ये सबसे बड़ी चीज रहने वाली है। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। सो लास्ट थिंग इज ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, ORCR, इसको बोलते हैं ORCR, ठीक है, ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक, ठीक है। बता रहा हूं क्योंकि वहां पे ऐसे लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। एंड रिजर्वेशन, दोनों की बात करेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान समझना, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग रैंक बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रहता है, वैसे तो एक बार करोगे तो समझ जाओगे, पर फिर भी गलत नहीं देखना है, मतलब कहने का मतलब। अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जोसा की वेबसाइट पे पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है। ये आपको देखना है कौन से साल का, 2025 एंड चाहो तो 2024 का भी देख सकते हो, 2 साल का डेटा देख सकते हो, ठीक है, कि लास्ट 2 सालों में क्या चल रहा है, ठीक है। एंड देखो केवल राउंड कौन से का, राउंड 5-6, ठीक है, जो भी लास्ट के राउंड 1 वाला देख के मायूस नहीं हो जाना है कि अरे ये तो इतना ऊपर बंद हो गया है, ठीक है। राउंड 1 में तो ऊपर ही बंद होगा, राउंड 5 या 6 जो लास्ट है वो देखो। और इवन जो NITs या IIIT के लिए ट्राई कर रहे हैं, यू कैन इवन लुक फॉर CSAP 2025 वाला राउंड 2 का लास्ट वाला राउंड जो है उसका क्लोजिंग रैंक, वो भी आप देख सकते हो। सो जोसा प्लस CSAP दोनों ही देखो, ठीक है, लास्ट राउंड जो भी है उसका। अब इसमें देखना कैसे, वो भी थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि इसी से रिजर्वेशन लिंक्ड है, थोड़ा ध्यान से देखना है। इसमें देखना है अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जो हमने पहले बात की थी स्टूडेंट कैटेगरी, ठीक है, स्टूडेंट कैटेगरी, और फिर हमने बात की थी सीट कैटेगरी, ठीक है। तो स्टूडेंट कैटेगरी, सीट कैटेगरी, हमें यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग रैंक में अगेन स्टूडेंट कैटेगरी नहीं दिखेगी, सीट कैटेगरी दिखेगी, क्योंकि ये सीट है। तो अगर आपका OBC है तो आप OBC देखो, जनरल EWS देखो, जनरल है ओपन देखो, ठीक है। तो वो कैटेगरी वाइज आपको देखना है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक कितना, तो ओपनिंग क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक मेरे कैटेगरी का उस राउंड का क्या था, और वो सारे कॉलेज की लिस्ट आएगी, सारे डिपार्टमेंट, तो उसमें वो ड्रॉप डाउन में मांगेगा पहले कौन सा ईयर, कौन सा राउंड, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा डिपार्टमेंट, फिर उसका वो लिस्ट देगा, और उसमें कैटेगरी वाइज में आपको अपनी कैटेगरी का देखना है क्लोजिंग रैंक, ठीक है। और फिर इसको मैच करके देखना है कि यार हमारे रैंक के हिसाब से और हमारी कैटेगरी के हिसाब से कौन सा आसपास आ रहा है, कौन सा मिल सकता है ना। थोड़ा मेहनत वाला काम है, ठीक है, पर बैठ के वो देखना पड़ेगा, बहुत सारा एडिटर रहता है, बैठ के देखना पड़ेगा, ठीक है। हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। वी आर ट्राइंग कि एक थोड़ा सा एक जो है कोड लिख के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सके, कि एक ऐसा कि अगर आपका मेरा रैंक है 30,000 तो आई कैन हैव मेरे रैंक से 10% प्लस माइनस में कौन से कॉलेजेस का क्लोजिंग रैंक था लास्ट के 5 या 6 राउंड में लास्ट ईयर, ऐसी कि मुझे लिस्ट मिल जाए, मेरे को एक एक देखना ना पड़े, मेरे को एक लिस्ट बन जाए, वो खुद जो है पाइथन कोड ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करके जोसा के डिटेल से ऐसा बना दे, ठीक है, रैंक इनपुट लेने पे। तो वी आर ट्राइंग दैट, ठीक है। तो वो चीज़ करेंगे, पर अभी अपने लेवल पे मेहनत थोड़ी सी इसकी करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज़ करो। एक और चीज़ जो इसमें ध्यान देने वाली है कि रिजर्वेशन वाला है ना, अब ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा। रिजर्वेशन में 3 तरह के रिजर्वेशन होते हैं, रिजर्वेशन 3 तरह के। पहला तो क्या होता है, कैटेगरी रिजर्वेशन, हाँ, जो अभी तक बात कर रहे हैं, कैटेगरी जनरल, EWS या जो भी OBC वगैरह, ठीक है। तो ये तो देखना ही देखना, इसके हिसाब से देखना है। दूसरी चीज स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, हाँ ये आ गया ना, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। जैसा अपने इसकी तो अपने पहले बात की, जनरल OBC सबकी अलग अलग सीट्स रहती हैं, ठीक है, 40 सीट, 27 सीट, 15 सीट ऐसे।
स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी ये इंपॉर्टेंट है ओनली फॉर एनआईटी। जब भी आप एनआईटी का देखोगे, एनआईटी प्लस नहीं बोल रहा, एनआईटी बोल रहा हूं, केवल एनआईटी, ट्रिपल आईटी नहीं, जीएफटी नहीं, केवल एनआईटी। एनआईटी का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखोगे ना, तो एनआईटी का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक में, हर ओपनिंग क्लोजिंग रैंक में कैटेगरी तो ही होगा, उसके अलावा दो चीजें होंगी, एचएस ओएस, ये लिखा हुआ होगा साइड में, केवल एनआईटी की बात है। एचएस ओएस ये क्या होता है? बिल्कुल सही, होम स्टेट अदर स्टेट, ठीक है, होम स्टेट अदर स्टेट। तो होम स्टेट के लिए तुम्हें अलग रैंक दिखाएगा क्लोजिंग रैंक, अदर स्टेट के लिए अलग रैंक दिखाएगा, बहुत ध्यान से देखना है। तो अपने को क्या देखना है, होम स्टेट देखना है या अदर स्टेट? अदर देखना है, बाहर से ना बन हाँ, अगर एनआईटी सूरतकल का देख रहा है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है क्या भाई, एनआईटी सूरतकल का देख रहा है, केवल और केवल एनआईटी सूरतकल का तू देख रहा है, तब क्या देखेगा, होम स्टेट वाला रैंक देखेगा। और बाकी कुछ भी, एनीथिंग एल्स, और कोई दूसरी एनआईटी, एनी अदर एनआईटी, एनी अदर एनआईटी देख रहा है, ओएस देखना पड़ेगा। ये ध्यान देना थोड़ा, सूरतकल के लिए एचएस, बाकी कोई भी इसके लिए ओएस। फिर ये तो एनआईटी बात हुई, पर अगर तुम आईआईटी या ट्रिपल आईटी वगैरह का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखोगे, उसमें ऐसे एचएस ओएस नहीं लिखा होगा, उसमें एक चीज लिखोगी एआई। एआई ये क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना? क्या होता है ये? ऑल इंडिया, क्योंकि इधर कोई होम स्टेट अदर स्टेट कोटा नहीं होता है, इधर ऑल इंडिया का चलता है, पूरे भारत देश के किसी भी कोने से आओ बराबर इज्जत मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एआई कोटा है, बस वहीं पे रहता है होम स्टेट कोटा बस। ओके, एक और चीज, जिन लोगों का भी कैटेगरी है ना, एनीथिंग अदर देन जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वगैरह, जो भी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक वहां पे लिखी होती है, वो क्या ऑल इंडिया रैंक लिखी होती है या कैटेगरी रैंक लिखी होती है? कैटेगरी रैंक, ठीक है, कैटेगरी रैंक। तो अगर वहां पे लिखा है ओबीसी के सामने 4000, मतलब ओबीसी रैंक 4000 पे क्लोज हुआ है, ऑल इंडिया रैंक 4000 पे थोड़ी हो गया, ठीक है, ओबीसी रैंक 4000 पे क्लोज हुआ है। जो भी वहां पे सामने रखा है वो कैटेगरी रैंक है। ओबीसी के सामने ओबीसी का कैटेगरी रैंक, एससी के सामने एससी का कैटेगरी रैंक, ओपन के सामने तो फिर वो ओपन ऑल इंडिया वाला है। इसीलिए अपना कैटेगरी रैंक तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक नहीं भी पता हो, ठीक है, जिसका भी जनरल नहीं है, तुम्हें अपना कैटेगरी रैंक पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से होगा। और एक और चीज जो कॉम्प्लिकेट करती है इसको, जब तुम ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आईआईटी का देखोगे, उसमें जो वहां पे रैंक लिखा है वो किसका रैंक है? जेई एडवांस का। और जब तुम एनआईटी का देखोगे या ट्रिपल आईटी का देखोगे, उसमें जो क्लोजिंग रैंक वहां पे लिखा है वो जेई मेंस का है, ठीक है। ये चीज थोड़ी ध्यान, वो मेंशन नहीं होती वहां पे, पर ये चीज थोड़ा ध्यान देना होता है, सारा क्लैरिटी, कॉम्प्लिकेशन है बहुत सारे। और तीसरा तरह का रिजर्वेशन, कैटेगरी वाला हो गया, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, होम स्टेट अदर स्टेट हो गया। तो वहां पे होम स्टेट में हमने को कोटा मिलेगा, होम स्टेट अदर स्टेट में क्या रहता है? 50%, 50% इधर फायदा मिल जाता है। 50% होम, 50% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं होम स्टेट वाले विद्यार्थियों के लिए। तो सूरतकल की अगर बात करें, सूरतकल की 50% सीटें, अगर सूरतकल में 2000 सीट्स है मान लो टोटल, तो उसमें से 50% सीटें, 1000 सीट्स केवल और केवल कर्नाटक के विद्यार्थियों को मिलेंगी। इसलिए सूरतकल में अपने को बहुत फायदा हो जाता है। इसलिए हमेशा एचएस देखना, और काफी डिफरेंस दिखेगा तुम्हें ओएस एचएस में, काफी एडवांटेज है, काफी ज्यादा चांसेस है कि सूरतकल में अपने को सीट मिल जाए, ठीक है। जोसा में मिल रही है तो बहुत बढ़िया, जोसा में नहीं तो सीसैब में तो और भी ज्यादा वो चला जाता है, सीसैब में मिल जाए तो 50% कोटा और 50% अदर स्टेट। तो 50% लोग कर्नाटक के होंगे, 50% लोग बाहर के होंगे, दैट इज द एडवांटेज, बट ओनली इन एनआईटी, ठीक है। तो कैटेगरी की बात हो गई, स्टेट और एलिजिबिलिटी, होम स्टेट, उसका हमने फायदा उठा लिया। तीसरी चीज पे आते हैं, ठीक है। ये क्या है तीसरा? एक और, जब तुम ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखोगे ना, एक तो कैटेगरी देखनी पड़ेगी, एक एचएसओएस देखना पड़ेगा, इतना ध्यान से देखना पड़ता है, ठीक है। एक और चीज देखनी पड़ेगी, हाँ, तुम्हें दो चीज दिखेगी, जेंडर न्यूट्रल, और क्या लिखेगा एक और, फीमेल सुपर न्यूमरी, और इसकी भी अलग रैंक होगी। मतलब कितनी सारी रैंक्स आ रही है, एक कॉलेज के एक डिपार्टमेंट की कितनी सारी रैंक आ रही है,
ठीक है, जनरल की अलग रैंक है, उसमें भी जनरल एचएस अलग है, जनरल ओएस अलग है, उसमें भी जनरल एचएस में ये अलग है और ये अलग है, जनरल ओएस में ये अलग है और ये अलग है, और ये तो केवल जनरल था। फिर ऐसे ओबीसी में सबका आएगा, ठीक है, एससी में सबका आएगा, ठीक है। तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा सकते हो कि एक ब्रांच के लिए कितनी अलग अलग रैंक को दिखा रहा है वहां पर, और तुम्हें कौन सी देखनी है उनमें से, ठीक है, ध्यान से। अच्छा, ये बड़ा मजेदार है ना, जेंडर न्यूट्रल और फीमेल सुपर न्यूमरी, ये बहुत मस्त चीज है, ये बढ़िया, ये मस्त चीज है। ये क्या होता है बताइए किसी को, जेंडर न्यूट्रल और फीमेल सुपर, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिजर्वेशन, बट ये अलग तरह का रिजर्वेशन है थोड़ा। फीमेल सुपर न्यूमरी ये क्या होता है, तो होता क्या था आज से कई साल पहले, है ना, बहुत साल पहले, ठीक है ना, बहुत साल पहले हमारे जमाने में, तब क्या होता था आईआईटीज वगैरह में, खासकर एनआईटीज में भी, आईआईटीज वगैरह में खासकर, महिलाओं की संख्या बड़ी कम रहती थी, है ना, ठीक है, महिलाओं की संख्या बहुत कम रहती थी, 10%। 800 अगर बच्चे हैं टोटल कॉलेज में आ रहे हैं, 80 स्टूडेंट्स ही महिलाएं रहती थी, है ना, ये डेटा है। तो फिर 2018-2019 में, 6-7 साल पहले, सरकार ने, भारत की सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम लिया, है ना, बहुत ही शानदार निर्णय लिया। उन्होंने बोला नहीं ये तो गड़बड़ है, आईआईटी एनआईटी में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार निर्णय लिया। उन्होंने बोला कि अभी ये 10% है, इसको हम किसी तरह 20% करेंगे कि भाई कम से कम 20% लड़कियां तो आए आईआईटी एनआईटी में, कोई भी डिपार्टमेंट में 20% लड़कियां तो आनी चाहिए। और इसके लिए सरकार ने 5-6 साल पहले ऐसा कदम लिया। पर फिर अगर ऐसा कर देंगे, लड़कियों को 20% सीट दे देंगे, तो लड़के कहाँ जाएंगे, हैं? लड़कों का क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे लड़के भी बैठे हैं, ठीक है, चिन्मय मायूस हो गया है, लड़कों का क्या होगा फिर, लड़कों के लिए तो दिक्कत होगी ना। और सरकार इस बात को जानती थी कि लड़के इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही बड़ी एक चालाकी की, बहुत जबरदस्त खेल खेला उन्होंने बोला हम ऐसा खेल खेलेंगे कि लड़कियों को तो फायदा हो, मतलब लड़कियां तो 10% से 20% पहुंच जाए कॉलेज में, पर लड़कों को भी नुकसान ना हो। बहुत जबरदस्त, इसीलिए इसको बोला जाता है फीमेल सुपर न्यूमरी। ये एकदम अलग तरह से काम करता है। थोड़ा सा मैं तुम्हें बताता हूं ये कैसे काम करता है ना, जल्दी से, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है ताकि तुम्हें पता लगे जेंडर न्यूट्रल और फीमेल सुपर न्यूमरी में क्या डिफरेंस है, और ताकि तुम जो है समझ पाओ इसको अच्छे से, ठीक है। अब देखो पहले क्या होता था, पहले अर्लियर, पहले मान ले किसी ब्रांच में 80 सीट्स हैं, 80 सीट्स, पहले ये सारी मेरिट पे मिलती थी, मतलब रैंक के हिसाब से, वो ये कैटेगरी वगैरह वो सब रैंक के हिसाब से मिलती थी। और उसमें क्या होता था, जैसा अपन ने बोला, जैसा सरकार ने नोट किया कि उसमें 72, मान ले उदाहरण है, 72 80 में से बॉयज आ रहे हैं और केवल 8 जो है लड़कियां आ रही, तो ये हुआ 10%, जैसा अपन ने बोला, ठीक है। फिर अब सरकार क्या बोल रहा है, सुपर न्यूमरी का मतलब क्या है, इसका मतलब नाउ इन्होंने बोला, सरकार ने बोला कि ऐसा नहीं है कि इन 80 में से 20% सीट्स लड़कियों के लिए रिजर्व है। सुपर न्यूमरी का मतलब है उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, अब ये 80 सीट जो थी वो तो रहेंगी ही रहेंगी, हम अब कुछ एडिशनल सीट क्रिएट करेंगे, इस 80 के ऊपर एडिशनल सीट्स क्रिएट करेंगे बहुत सोच समझ के, ताकि लड़कियों का नंबर 20% मिनिमम पहुंच जाए। कैसे, बहुत मस्त है, देख कैसे सरकार सोच रही है, ठीक है। उन्होंने बोला ये 80 तो थी थी, इसके अलावा हम मान ले, एग्जाम्पल है, 20 सीट्स और जोड़ेंगे, एग्जाम्पल बस, बाकी वो एक्चुअल जो होती है वो कैलकुलेशन कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है, 20 सीट्स और जोड़ेंगे। अब ये 80 जो है इनको उन्होंने बोल दिया जेंडर न्यूट्रल, जो पहले भी थी, इसमें कोई कमी नहीं हुई। और ये 20 जो है इनको उन्होंने बोल दिया फीमेल सुपर न्यूमरी। पर अभी भी समझ नहीं आया, अभी मजा नहीं आया, ठीक है, कि कैसे लड़कियों को फायदा हो रहा है और क्या लड़कों को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा, अब क्या होता है, पहले सारे मेरिट पे हो रही थी, और मान लो ये 80 सीट जो थी वो 5000 रैंक पे खत्म हो गई थी, एग्जाम्पल के तौर पे ये 80 सीट जो थी वो मान लो लास्ट क्लोजिंग रैंक वाज 5000 मान ले। अब क्या हुआ, ये 80 जेंडर न्यूट्रल और 20 फीमेल सुपर न्यूमरी। अब फिर से रैंक बाय रैंक मेरिट पे वो वैसे ही कैलकुलेट, वैसे ही सीट अलॉटमेंट होगा जैसे पहले अपन ने डिस्कस किया था। पर जब लड़के आ रहे हैं, लड़का कोई आया अच्छे रैंक वाला 200 300 400 जो भी,
उसको जब सीट मिलेगी, उसको किधर सीट मिलेगी? इधर सीट मिलेगी। पर अब लड़की जब आई, मान लो पहली लड़की जो टॉप में लड़की है, उसने जब ये प्रोग्राम भरा है, वो जब आएगी, वो किधर आएगी? नहीं, वो फीमेल सुपर न्यूमरे में आएगी। इसलिए तो अब लड़कों को फायदा होगा। देखना कैसा है, लड़की इधर आएगी, पहली लड़की जो टॉप मोस्ट लड़की है जिसने ये ब्रांच भरा है, वो इधर आएगी, दूसरी लड़की वो भी इधर आएगी, तीसरी लड़की वो भी इधर आएगी, चौथी लड़की वो भी इधर आएगी। जब तक 20 लड़कियों की 20 सीट नहीं भर जाती, तब तक 20 की 20 लड़कियां इधर ही आएंगी। दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वो जो अपना पहला ओपन वाला था, ठीक है, उसमें ओबीसी वाला, एससी वाला भी पहले ओपन में जा रहा था। यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे फीमेल पहले, महिलाएं इधर ही जाएंगी। जब तक महिलाओं की 20 सीट नहीं भर जाती, तब तक महिलाएं यही सीट ऑक्यूपाई करेंगी और लड़के जो हैं वो यही सीट ऑक्यूपाई करेंगे। अब अगर महिलाओं ने ये सारी की सारी 20 सीट ऑक्यूपाई कर ली, मान लो ये 20 सीट सारी की सारी भर गई, उसके बाद जो 21वीं लड़की आएगी, उसके लिए यहां पे तो सीट नहीं है, ये तो सारी भर गई, यहां पे तो नहीं। अब देखा जाएगा कि यहां पे सीट खाली है क्या, जेंडर न्यूट्रल। अब देखा जाएगा यहां पे खाली है क्या, और अगर यहां पे खाली है तो मिलेगा, नहीं खाली है तो फिर तो इधर भी नहीं मिलेगा, उसको इधर भी नहीं मिलेगा। ऐसा होता है। रियलिस्टिकली होता क्या है, लड़कियों को 20 सीटें यहां पे मिली, उसके बाद 21st लड़की, इधर तो 80 सीट है ना, 21st लड़की को इधर मिलती है क्या सीट, या नहीं मिलती है? क्योंकि इधर तो 80 है। रैंक देखना कभी, क्लोजिंग रैंक ओपनिंग, डिफरेंस इतना ज्यादा है कि लड़कियों की यहां पे 20 सीटें हैं ना, ये लड़कियों की 20 सीटें खत्म होंगी मान लो 12,000 रैंक पे, और वहीं लड़कों की, अब यहां पे लड़के ही जा रहे हैं, है ना, यहां पे लड़कियां नहीं आ रही, यहां पे लड़के ही जा रहे हैं सारे, और यहां पे 80 लड़कों की सीट खत्म हो जाएगी मान ले 8,000 रैंक पे। इतना डिफरेंस है। 80 लड़के 8,000 तक आ जाएंगे और 20 लड़कियां 12,000 तक आएंगे। ये है, ठीक है। पर इससे हुआ क्या, आप देख, फाइनली हुआ क्या, फाइनली टोटल 100 सीट्स हो गई, पर 100 सीट्स में से लड़कियों को तो फायदा हुआ। लड़कियां तो कितनी हो गई, 8 से 20 हो गई, है ना, पूरा भरने के बाद। लड़के इधर नहीं आ सकते, 8 से 20 हो गए लड़कियां, तो गर्ल्स तो 8 to 20 हो गई, लड़कियों को तो फायदा हुआ। पर क्या लड़कों को नुकसान हुआ क्या? लड़के तो पहले 72 थे, पहले 8 लड़कियां उनकी जगह छीन रही थी, है ना, पहले 8 लड़कियां उनकी जगह छीन रही थी ना, अब एक भी लड़की उनकी जगह नहीं छीन रही है। जिस लड़की का टॉप मोस्ट रैंक है वो भी उधर ही जा रही है, इधर नहीं। तो अब लड़के कितने हो गए, 80, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या तो बढ़ी, पर लड़कों की भी संख्या बढ़ गई और 20% रेशो भी हो गया। तो ये थी सरकार की चालाकी। इसलिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से पहले 2 बार सोच लेना है। चलिए, ऐसे काम करता है, तो लड़कों को फायदा है, ठीक है, लड़कों को फायदा हो गया भाई।